नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आप सभी को ईद, अक्षय तृतीया और परशुराम जयंती की दिली मुबारकबाद, हार्दिक शुभकामनाएं। इन पर्वों की खुशी आपके जीवन में, इस देश में हमेशा बनी रहे, यही कामना है। आज जहां हिंदुस्तान के बहुत से लोग त्यौहार मना रहे हैं, तो वहीं राहुल गांधी ने तुगलक लेन पर स्थित अपना सरकारी बंगला खाली करके चाबी सौंप दी है। आप जानते हैं कि मानहानि मामले में सजा के बाद उनकी संसद की सदस्यता खत्म कर दी गई थी और फिर बंगला खाली करने का नोटिस उन्हें मिला था। राहुल गांधी ने बंगला खाली कर दिया, लेकिन अब वे मां के साथ रहेंगे। 19 साल तक जिस घर में राहुल रहे, वहां से निकलते हुए उन्होंने क्या कुछ कहा, जरा सुन लेते हैं। आइए सुनिए राहुल गांधी निकलते हुए क्या कुछ कह रहे हैं। तस्वीर तो आप देख ही रहे हैं, और ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये तस्वीर है, ज़रा फुल स्क्रीन ले आइए तो ज़्यादा बेहतर होगा, फिर उनकी बात हम सुनते हैं। यहाँ घर का जो है उसको खाली करके चाबी सौंपने की तैयारी है। उनके साथ काम करने वाले जो लोग थे, उन सब के साथ राहुल गांधी मिल रहे हैं। और इसके बाद एक जो लोकसभा सचिवालय का अधिकारी यहाँ ब्लू शर्ट में आपको दिखाई दे रहा है, जिसके हाथ में वो चाबी सौंप रहे हैं। ये तमाम घटनाक्रम कैमरे में कैद है और आप सब तक हम पहुंचा रहे हैं। लेकिन इसके बाद मीडिया से बात करते हुए राहुल गांधी ने जो कुछ कहा वो भी सुनिए। देखिए, ये मीडिया की तरफ, मीडिया का जमावड़ा है, राहुल गांधी मीडिया की तरफ बढ़ रहे हैं और अब क्या कुछ कहते हैं जरा सुन लेते हैं। आइए। आज आप बंगला आपने खाली कर दिया है, चाबी आपने सौंप दी है। राहुल जी, 19 सालों तक जिस मकान में आप रहे, आज उसे आप खाली कर रहे हैं। किस तरह शांत हो जाओ जी। राहुल जी, 19 सालों के बाद अपने घर को आप खाली कर रहे हैं। ये जो घर है 19 साल के लिए हिंदुस्तान की जनता ने मुझे दिया। मोबाइल नीचे पहले मैं उनका धन्यवाद करना चाहता हूँ जी। और सच्चाई बोलने की कीमत है, आजकल मैं कीमत चुकाता नहीं, जो भी कीमत है मैं चुकाऊंगा। राहुल जी, आशियाना आपका क्या होगा, कहाँ रहेंगे आप? आपके पास तो अपना घर भी नहीं है। आपने कई बार कहा कि आपके पास अपना घर नहीं है। 19 सालों तक आप इस घर में रहे, किसी भी घर से एक इमोशनल जुड़ाव होता है। आमतौर पे देखा जाता है कई बार कि जो कई नेता हैं जो घरों को वक्त के अंदर खाली नहीं करते, लेकिन आप पूरे 1 महीने के अंदर घर को खाली भी कर दिया, जबकि मामला अभी कोर्ट में भी है। बहुत लोग ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी चाहते तो रह सकते थे, रिक्वेस्ट कर सकते थे। नहीं, मैं नहीं चाहता हूँ जी, रहना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि ये घर मुझे हिंदुस्तान की जनता ने दिया था। 19 साल में रहा मुझसे छीन लिया गया, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मैं थोड़ी देर एक सीटों के साथ 10 जनपद में रहूंगा जी, और फिर कोई ना कोई तरीका निकालूंगा। आप लगातार बेरोजगारी और महंगाई का मुद्दा उठा रहे हैं। मैं उसको दुगना उठाऊंगा और जोरों से उठाऊंगा, क्योंकि देखिए वो सच्चाई है और वो किसी ना किसी को तो बोलनी पड़ेगी। मैं बोल रहा हूँ, राहुल गांधी डरने वाले नहीं है। तो महंगाई और बेरोजगारी का मुद्दा और दोगुना उठाऊंगा, और थोड़े दिन अब एक्स सीपी के घर रहूंगा 10 जनपद पे। एक्स सीपी यानी कांग्रेस प्रेसिडेंट, एक्स पूर्व कांग्रेस प्रेसिडेंट, यानी अपनी मां सोनिया गांधी के साथ वो उनके बंगले पे, उनके घर पे 10 जनपद पे रहने वाले हैं। लेकिन इसके बाद उनकी बहन, वहां आप देख रहे थे, प्रियंका गांधी भी मौजूद थी। उन्होंने क्या कुछ कहा मीडिया से चर्चा करते हुए, ये भी सुन लीजिए। बहुत छोटी सी बाइट है प्रियंका गांधी की, सुनिए। कहना चाहेंगे, भाई ने जो कहा वो एकदम सच है जी। उन्होंने सच्चाई बोली सरकार के बारे में जी, इसीलिए ये सब हो रहा है उनके साथ। लेकिन बहुत हिम्मत वाले हैं, बिल्कुल डरते नहीं है, नहीं डरेंगे और अपना संघर्ष जारी रखेंगे। तो तो प्रियंका गांधी संघर्ष भाई जो हैं वो जारी रखेंगे। राहुल गांधी ने बंगला खाली करने में दोस्तों कोई नखरे नहीं दिखाए, किसी तरह का राजनीतिक दांव पेच इस्तेमाल नहीं किया। लेकिन बीजेपी को इसमें भी चैन नहीं है। अमित शाह ने कर्नाटक में एक टीवी चैनल को दिए साक्षात्कार में, इंटरव्यू में, राहुल गांधी के बंगला खाली करने के सवाल पर कहा है कि हमने तो राहुल गांधी को नहीं कहा था कि वो ओबीसी का अपमान करें। देख लीजिए, हमने तो राहुल गांधी को नहीं कहा था कि वो ओबीसी का अपमान करें। उनके एडवाइजर ने कहा सजा हम नहीं देते, ऑर्डिनेंस फाड़ डाला। जब उन पर गाज गिरती है तो इतना बेचारा नहीं बनना चाहिए। कोई भी परिवार कानून के ऊपर नहीं है।
ये कहना है अमित शाह गृह मंत्री, जो एक निजी चैनल से चर्चा कर रहे थे, बातचीत कर रहे थे। कर्नाटक चुनाव इन दिनों सुर्खियों में है और वहीं कर्नाटक बेंगलुरु में। तो आश्चर्य की बात यह है दोस्तों कि राहुल गांधी या गांधी परिवार कोई ऐसा काम नहीं कर रहा जिस पर कहा जाए कि वो खुद को कानून के ऊपर समझते हैं, लेकिन फिर भी बीजेपी राहुल गांधी पर निशाना साध रही है, क्योंकि उसे राहुल गांधी के बेखौफ रवैये से डर लग रहा है। और ऐसा लगता है कि बीजेपी को कर्नाटक चुनाव में भी डर लग रहा है, क्योंकि बीजेपी में इस वक्त बगावत छिड़ी हुई है और कई नेता कांग्रेस के खेमे में जा चुके हैं, या कहें तो आ चुके हैं। आज फिर से खबर आई कि चितपुर के पूर्व विधायक विश्वनाथ पाटिल हेब्बल और अरविंद चौहान ने अपने समर्थकों समेत बेंगलुरु में कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण कर ली है। साफ दिख रहा है कि बीजेपी कमजोर हो रही है, लेकिन अमित शाह को यकीन है कि बीजेपी को इस बार बहुमत मिलेगा। बहुमत तो खैर उसे पिछली बार भी नहीं मिला था, आप सबको पता ही है। और बीजेपी ने कैसे सरकार बनाई ये भी आप हम सब जानते हैं। लेकिन अमित शाह कह रहे हैं कि हम मुद्दों के आधार पर उम्मीदवारों में बदलाव करते हैं। अमित शाह ने यह भी कहा है कि पार्टी कड़े फैसले लेती है, जो हजम कर लेते हैं उन्हें सम्मान मिलता है, जो छोड़कर चले जाते हैं उसमें से ज्यादातर चुनाव नहीं जीतते हैं। यानी जो बीजेपी छोड़कर चले गए उनमें से ज्यादातर जो हैं वो चुनाव नहीं जीतते हैं। यानी जो बड़े बड़े नेता, शेट्टार टाइप के नेता जो गए हैं, पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके कांग्रेस बीजेपी के, कांग्रेस में गए हैं, या लक्ष्मण सावदी साहब जो गए हैं, ये लोग चुनाव जीतेंगे मतलब इसकी कोई गारंटी नहीं है, शायद न जीतें, ये अमित शाह का कहना है। तो अमित शाह की इन बातों से पता चल रहा है कि अमित शाह जनता के सामने बीजेपी को मजबूत दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, और कोई भी करेगा क्यों नहीं, क्योंकि सरकार उनकी उस वक्त अभी है, देश में भी, मतलब केंद्र में भी है और कर्नाटक में भी है। लेकिन बीजेपी कितनी मजबूत है ये तो 13 तारीख को पता चल जाएगा, नतीजे बता देंगे। कर्नाटक में तो इस बार कांग्रेस के पक्ष में लहर बताई जा रही है और यहाँ के नतीजे 2024 की दिशा तय कर सकते हैं। लेकिन दूसरी तरफ 2024 के चुनाव में सत्यपाल मलिक के खुलासे बीजेपी को परेशानी दे सकते हैं। आप जानते ही हैं कि पुलवामा और भ्रष्टाचार पर मलिक साहब के आरोपों से मोदी जी घिर गए हैं, बीजेपी घिर गई है। और इस बीच अब सीबीआई ने सत्यपाल मलिक को पूछताछ के लिए बुलाया है। इससे पहले आज मलिक के समर्थन में आरकेपुरम में, जहां वो रहते हैं सत्यपाल मलिक, वहां एक खाप पंचायत आयोजित की गई थी पार्क में, लेकिन इसे पुलिस और आरडब्ल्यूए की मंजूरी नहीं मिली। हंगामा हुआ और कुछ समय बाद सत्यपाल मलिक समेत तमाम खाप नेता थाने में बिठा दिए गए। कहा यह गया पुलिस की तरफ से कि वहां चूंकि अनुमति नहीं थी, इसलिए हमने खाप नेताओं को वहां से हटा दिया। लेकिन वो नेता जो है थाने आ गए और उनके पीछे पीछे सत्यपाल मलिक भी आ गए। खबरें यही आई थी कि सत्यपाल मलिक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन डीसीपी दक्षिण पश्चिम दिल्ली के मनोज सिंह ने कहा है कि और खासकर उन्होंने इन आरोपों का खंडन किया है और कहा है कि हमने पूर्व गवर्नर सत्यपाल मलिक को हिरासत में नहीं लिया है। वो समर्थकों के साथ अपनी मर्जी से आरकेपुरम स्टेशन आए थे, पुलिस स्टेशन आए हैं, और हमने उन्हें बताया है कि वो अपनी मर्जी से जा सकते हैं। यानी आप अपनी मर्जी से आए हैं, अपनी मर्जी से चले जाइए। तो पुलिस के दावे कुछ और हैं, तस्वीर में कुछ और दिख रहा है। और इधर इस पूरे घटनाक्रम पर घटनाक्रम के बाद मीडिया से चर्चा करते हुए पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने एक सनसनीखेज दावा किया है कि यह सरकार उन्हें मरवा भी सकती है। आप भी सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं सत्यपाल मलिक। नहीं थी, खापों के प्रमुख लोग आए थे टू एक्सप्रेस देयर सॉलिडेरिटी विद अस। तो मेरे घर में इतनी जगह नहीं है, लिहाजा हमने पार्क में खाने का इंतजाम किया था। इन्होंने प्रेशर में कहा कि साहब इलीगल है ये और यहाँ नहीं हो सकता, तो हमने कहा कि हमें ले चलो। तो वी हैव कोर्टेड अरेस्ट, और कई ग्रुप्स हैं जो हमारे डिफरेंट थानों में इन्होंने बंद किए हैं। लेकिन सर आज बैठक कर रहे थे, क्या मांग थी? क्या मांग नहीं थी, ये जो खाप लीडर्स हैं, दे केम हियर टू एक्सप्रेस देयर सॉलिडेरिटी विद द कॉज व्हिच आई एम रेजिंग इश्यूज। बाकी सर आपको सीबीआई ने भी बुलाया है? हाँ, सीबीआई तो जो मैंने शिकायत की थी कि इन चीज़ों में करप्शन है, तो उस पर उन्होंने कहा कि हमको कुछ क्लैरिफिकेशन सीख करने। दे आर कमिंग टू माई हाउस, उन्होंने मुझे नहीं बुलाया।
खाप पंचायतें आपको बैक कर रही हैं, उनको क्या टोटल बात कर लो सर, मैं उनको थैंक करता हूँ। और आगे लड़ाई जारी रहेगी? लड़ाई तो ये अल्टीमेट जाएगी 24 तक। आपको लगता है कि 24 के चुनाव से पहले गवर्नमेंट आपको अरेस्ट कर देगी? ये गवर्नमेंट तो कुछ भी कर सकती है, मरवा भी सकती है, अरेस्ट भी कर सकती है, बट आई एम नॉट बॉदर्ड, आई एम रेडी टू फाइट। तो आपको लगता है कि आपकी जान को खतरा है? मैं सब इतनी कमजोर बात नहीं करता। आगे आ जाओ, ठीक है। और अभी जो आपने इंटरव्यू दिया था दबाए करण थप्पड़ सीनियर जर्नलिस्ट को, उसके बाद ही आपको सीबीआई का समन आया है? ये पहले भी एक बार आ चुका, मैं इसको कनेक्ट नहीं करता हूँ, बट ये है कि इनका एटीट्यूड ये है कि किसी तरह डराओ, धमकाओ, मारो, वो हम पे असर नहीं करने वाला। हमारे साथ इतने लोग हैं देहात के कि हम जब चाहेंगे इसको यहाँ खुरबूज कर लें। तो हमारे साथ इतने लोग हैं देहात के, कह रहे हैं सत्यपाल मलिक साहब, लेकिन ये सरकार कुछ भी कर सकती है, मरवा भी सकती है, ये भी कह रहे हैं जो अभी आप सुन रहे थे उनकी जुबानी। तो कर्नाटक चुनाव के साथ साथ देश में खूब सियासी उठापटक मची हुई है और सारे तार अगले साल के चुनाव 2024 के चुनाव से जुड़ रहे हैं। बीजेपी किसी भी तरह अगले साल फिर सत्ता में वापसी के लिए सारे गुना भाग कर रही है, लेकिन उसका हिसाब फिर भी गड़बड़ा रहा है। जोड़ तोड़ की राजनीति कर रही बीजेपी घाटे में दिख रही है, जबकि कांग्रेस के खाते में लाभ यानी फायदा दिखने लगा है। ईद और अक्षय तृतीया के दिन बेघर होकर भी राहुल गांधी लोगों के दिलों के करीब आ रहे हैं, जबकि कुछ लोग घर बचाने के लिए पार्टी बदल रहे हैं। तो ये सब कुछ जो कुछ हो रहा है दोस्तों, आइए चर्चा की शुरुआत इसी पे करते हैं कि क्या और क्यों बीजेपी नुकसान में है और क्यों घर छोड़कर यानी बेघर होकर भी राहुल गांधी फायदे में हैं। लेकिन इन सब के बीच सत्यपाल मलिक के जो बयान आ रहे हैं वो क्या, जैसे सत्यपाल मलिक साहब कह रहे हैं कि 2024 तक ये लड़ाई जाएगी। क्या ये 2024 तक? और खाप पंचायत के लोग, खापों के लोग कह रहे हैं आए थे और अलग अलग थानों में वो अरेस्ट कहें ना कहें, लेकिन यहाँ ये कह रहे हैं कि अरेस्ट करके और अलग अलग थानों में लेकर गए, हिरासत में लेकर गए। तो ये बात सत्यपाल मलिक साहब कह रहे हैं। क्या सत्यपाल मलिक ने खुली चुनौती दे दी है बीजेपी को, मोदी सरकार को? ये भी समझेंगे। राहुल गांधी के घर खाली करने के क्या मायने हैं ये भी समझेंगे। राहुल गांधी ने एक नोटिस उधर पटना कोर्ट को भी भेजा है कि एक ही केस पे जिस पर मुझे सजा हो चुकी है उस पर दोबारा सुनवाई और फिर से, क्योंकि भारत का संविधान जो है वो इसकी अनुमति नहीं देता, आईपीसी पेनल कोड भी इसकी अनुमति नहीं देता है कि एक ही केस जिस पे आपको सजा हो चुकी है उसको आप 36 जगह लगा दीजिए और हर जगह से सजा की उम्मीद कीजिए, वो भी नहीं। लेकिन खैर, ये भी आज राहुल गांधी ने पटना कोर्ट को भेजा है। बहुत कुछ है खबरें, आज वीकेंड है, साथ में अक्षय तृतीया है, परशुराम जयंती है और सबसे बड़ी बात ईद है। और हम और आप सब साथ में हैं, चर्चा करते हैं। हमारे साथ कुछ वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं, उन सबसे आपका परिचय करवाऊं, आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ इस वक्त 5 वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं। श्रवण गर्ग साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे साथ संजय कुमार सिंह साहब जुड़े हुए हैं, हमारे साथ सुनील शुक्ला जी जुड़े हुए हैं, प्रशांत टंडन जी जुड़े हुए हैं, अमलिंदु उपाध्याय जी जुड़े हुए हैं। आप पांचों का स्वागत है इस कार्यक्रम में और स्वागत इस्तकबाल आप तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक आप सबका जो अब तक जुड़ चुके हैं, जुड़ने वाले हैं। सुनील शुक्ला जी, आपके पास सीधे आना चाहता हूं सबसे पहले और समझना चाहता हूं किस रूप में देखा जाए राहुल गांधी का बंगला खाली करना। सत्यपाल मलिक के बारे में खबर चल रही थी, खूब दिन भर खबर चली कि अरेस्ट हो गए हैं, लेकिन अभी उनकी जुबानी आप सुन लिए। आपकी पहली प्रतिक्रिया। धन्यवाद राजीव जी। ये सरकार से असहमति रखने वाले लोग, सरकार के मुद्दों पर लड़ने वाले लोग, सरकार के नीतियों और कार्यक्रमों से असहमत लोगों की एक लड़ाई है और यह लड़ाई और कई कदम आगे बढ़ी है। लोगों के बीच में लोगों से कनेक्ट करने के लिए लोग आगे आए हैं और निश्चित रूप से यह इस बात का संदेश है कि सरकार अगर किसी उत्पीड़न की कार्रवाई करती है, असहमति रखने वाले लोगों की आवाज़ बंद करने का प्रयास करती है, तो उसके आगे झुकने वाले लोग नहीं हैं। जो जिस तरीके से राहुल गांधी ने लोकसभा सचिवालय के आदेश का पालन किया है अपने मकान को खाली करने के लिए, यह इस सरकार के ऊपर के कामकाज के ऊपर एक बड़ी टिप्पणी है कि एक ऐसा नेता जिसके तमाम तरह के सुरक्षा संबंधी कारण हैं और भारत की सरकार
उसको लेकर के अपेक्षा की जाती है कि उसको सतर्क भी रहे। ऐसे नेता को इस तरह से बेघर कर दिया जाना, ये इसका संदेश मुझे लगता है कि आम लोगों के बीच में बहुत अच्छा नहीं गया। और यह बात कहने की कोशिश है सरकार के कि अगर उसके साथ कोई उसकी लाइन पर कोई नहीं चलेगा तो उसके साथ इस तरह की उत्पीड़न की कार्रवाई हो सकती है। लेकिन राहुल गांधी ने बहुत ही शानदार तरीके से और बहुत ही गरिमामय तरीके से अपने आवाज को खाली किया, लोगों के बीच अपनी बात कही और ये बात कहा कि हमारा जो संघर्ष है, जो हमारे मुद्दे हैं वो रहेंगे और उन पर मैं कायम रहूंगा। और सतपाल मलिक साहब ने जो बातें कही है बहुत जबरदस्त है। सतपाल मलिक ने जो आशंका व्यक्त की ये भी कहा, और ये भी कहा कि मैं कमजोर किस्म की बातें नहीं करता। सतपाल मलिक का जो राजनीति करने का तौर तरीका रहा है, जितना मैंने उनको देखा है, क्योंकि मैं उनको खुद व्यक्तिगत रूप से मुझे इनको कवर करने का अनुभव रहा है इलाहाबाद में ही उस समय का जो उपचुनाव था विश्वनाथ प्रताप सिंह जी का, उस दौरान तो बड़ी मजबूती के साथ ये सामने आए हैं। और इन दोनों घटनाओं का देश की राजनीति पर बहुत असर पड़ेगा। लोगों के बीच में यह बिल्कुल ये संदेश जाएगा कि सरकार का जो कामकाज का तरीका है वो लोकतांत्रिक नहीं है। सरकार अपने से असहमति रखने वाले लोगों को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है और उनके उत्पीड़न के लिए किसी सीमा तक जा सकती है। यह कम से कम भारतीय जनता पार्टी के समर्थक, सत्तारूढ़ दल के समर्थकों को अच्छा लग सकता है, लेकिन इस देश के आम लोगों के लिए ये अच्छा नहीं गया है। और मुझे ये लगता है कि जो कर्नाटक का ये चुनाव है, जो तिदम चुनाव चल रहा है, उसमें भी इस राजनीतिक गतिविधियों का असर पड़ेगा। अगर सतपाल मलिक वहाँ प्रचार करने के लिए भी जाते हैं तो हालांकि मुझे लगता है कि राष्ट्रीय मुद्दों को उस राज्य में उठाने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी वह बीजेपी के लिए एक बड़ा हमला होगा। बीजेपी जिस तरीके से राष्ट्रीय सुरक्षा, राष्ट्रीयता और के तमाम मुद्दों को उठाती रही है, उन मुद्दों पर सीधा हमला होगा सतपाल मलिक के इन आरोपों का। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के ऊपर ये दोनों घटनाओं का बहुत ही व्यापक असर पड़ेगा और जो विरोध के लोग हैं उनको ताकत मिलेगी। जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सारी बातें धीरे धीरे हम आगे पढ़ते खोलते जाएंगे, आगे बढ़ते हैं। प्रशांत टंडन जी, किस रूप में देखा जाए 2-3 घटनाक्रम, लेकिन सबसे पहले राहुल गांधी का बंगला खाली करना, ये भी आज सुर्खियों में है। सुर्खियों में इसलिए है क्योंकि जब बंगला खाली कर रहे थे तो वहाँ पर आप देखिए उनकी बहन प्रियंका गांधी भी थी, उनकी माता जी एक्स-सीपी के घर पे रहूँगा कह रहे हैं, यानी कि सोनिया गांधी जी भी थी और बाकी तस्वीर उनकी बात आप सब सुन चुके हैं। आपकी प्रतिक्रिया इस पे? राजीव जी, जैसा आपने कहा कि लोग मकान के लिए पार्टी बदल रहे हैं और इस दौर की राजनीति में इस तरीके से चाबी हैंडओवर करना एक बड़ा विलक्षण मौका है जो देखने को नहीं मिलता है। तो राहुल गांधी ने ये तो मिसाल एक कायम की है कि ऐसी भी राजनीति हो सकती है जहां मकान को लेना धोना ना हो, मकान को लेकर अदालत के स्टे नहीं मांगे जा रहे हों, मकान के लिए कोई सिक्योरिटी का हवा नहीं खड़ा किया जा रहा हो। तो ये अपने आप में एक बड़ी घटना है आज के दौर की राजनीति में और इसको राहुल गांधी ने अंजाम मिसाल बननी चाहिए, अच्छी चीजों की मिसाल बननी चाहिए। एक बात, दूसरी बात देखिए, जो राजनीति में हो रहा है तो उसमें 2 घटनाएं हो रही। तो सतपाल मलिक का जो मामला है, देखिए सतपाल मलिक किस पार्टी में है? बीजेपी में है। और अभी भी हैं। उनका मैंने इंटरव्यू किया, उनसे पूछा भी इस बारे में, तो उन्होंने कहा मैं बीजेपी में हूँ, 2004 से बीजेपी में है। तो बीजेपी के हैं वो, जम्मू कश्मीर के गवर्नर हैं, रहे हैं। अब वो एक बात कह रहे हैं जो विपक्ष उठा रहा है। अच्छा, विपक्ष क्यों नहीं उठाया? विपक्ष भी तो यहाँ पे कोई कीर्तन भजन करने तो आया नहीं है। एक पूर्व गवर्नर ऐसी बात कह रहा है, सनसनीखेज बात कह रहा है, रहस्योद्घाटन कर रहा है एक बड़ी लापरवाही की, जिसमें 40 सीआरपीएफ के जवान मारे गए थे। तो विपक्ष उसमें उसको इस्तेमाल क्यों नहीं करेगा?
कोरी अगर मैं राजनीति की बात करूं तो विपक्ष के सामने बड़ी दुविधा थी कि इस मामले में वो एंट्री कैसे ले, और बार बार वो कोशिश हो रही थी। और आपको याद होगा कि 2019 में विपक्ष पुलवामा के मामले में बिल्कुल एकदम, जिसको कहें कि हथियार उसके हाथ से निकल गए थे, सब कुछ था ही नहीं, ऑलमोस्ट वॉकओवर दे दिया गया नरेंद्र मोदी को। अब विपक्ष के पास उसी पुलवामा में बाजी पलट गई। यही पॉलिटिक्स की, भारतीय राजनीति की खूबसूरती है कि कब गेंद किसके पाले में चली जाए। अब ये गेंद विपक्ष के पाले में चली गई है और बड़े क्रेडिबल इंसान के द्वारा गई है। आपको याद होगा कि इसी पुलवामा के बयान में एक चूक हो गई और उसमें राहुल गांधी ने दिग्विजय सिंह को थोड़ा तल्ख शब्दों का इस्तेमाल कर लिया दिग्विजय सिंह के लिए, इतने सीनियर नेता के लिए। तो क्योंकि पॉलिटिकल पार्टियां बड़ी दुविधा में थीं इसको लेकर, खासकर कांग्रेस क्योंकि बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है, बाकी पॉलिटिकल पार्टियां तो राष्ट्रीय मुद्दों पर उस तरीके से बोलती नहीं है। तो उस दुविधा को सतपाल मलिक जी ने वो कर दिया, इनको हथियार दे दिया कांग्रेस को, और उठाएंगे, कांग्रेस उठाएगी। क्योंकि और अब जो सीबीआई का हो रहा है, सीबीआई का नोटिस इनके ऊपर गया है। आप याद कीजिए कि उसी इंटरव्यू में तो हमसे कह रहे थे ये सतपाल मलिक कि सीबीआई ने इनसे कहा कि आपको हम दफ्तर नहीं बुला सकते, एक हमारा गेस्ट हाउस है, वहां आप चाय पीने के लिए आ जाइए, बात बता दीजिए। ये चले गए, उन्होंने बयान दे दिया। ये तो पिछले साल की बात है। अब उसके बाद सीबीआई ने कुछ नहीं किया। जिसके खिलाफ इन्होंने आरोप लगाए उनसे कोई पूछताछ हुई, उसकी जानकारी पब्लिक डोमेन में नहीं है, और नहीं है तो इसका मतलब है कि नहीं हुई है पूछताछ। अब दूसरी बात यह कि देखिए, वो घोटाला अगर सतपाल मलिक उसको नहीं रोकते तो वो गड़बड़ होती। सतपाल मलिक ने तो उसको रोक दिया, वो दोनों फाइलें निरस्त कर दी, चीफ सेक्रेटरी से तस्दीक भी कर दी कि हाँ भाई वो फाइलें पहुंच गई, निरस्त हो गया, सब लिख गया फाइल में। तो वो तो घोटाला हुआ नहीं, तो जो घोटाला हुआ नहीं उसकी जांच क्या होगी? उसकी जांच तो उनसे करनी चाहिए जिनके नाम है एफआईआर में या जिनके खिलाफ आरोप लगा रहे हैं सतपाल मलिक। दूसरी चीज की देखिए, टेक्निकल मामला है, इसमें वकील लोग अपनी राय रखेंगे। जहां तक मेरी जानकारी है कि अनुच्छेद 361 संविधान का, उसमें आप गवर्नर और राष्ट्रपति से कानूनी जो आपराधिक मामले आप दर्ज नहीं कर सकते। अब जो गवर्नर साहब ने किया सतपाल मलिक ने, वो गवर्नर रहते हुए किया। जो एक्शन हुआ वो गवर्नर रहते हुए, उस एक्शन को वो बता रहे हैं मुझसे या दूसरे मीडिया के लोगों से, उसके लिए उनको सीबीआई का नोटिस है। तो ये तो बड़ी मतलब आश्चर्य की बात है कि सीबीआई का नोटिस अब क्यों आ रहा है। तो अब इसलिए आ रहा है कि उसका राजनीतिक कारण, बड़ा सिंपल सी बात है। आप सीबीआई के कार्य प्रणाली को देख ले कुछ वर्षों की, तो सीबीआई की जो टाइमिंग होती है वो बड़ी अद्भुत होती है। तो वो पंजाब में चुनाव होगा तो एजेंसियां चन्नी के घर पहुंच जाएंगी, महाराष्ट्र में चुनाव होगा तो पवार को सम्मान पहुंच जाएगा। तो ये टाइमिंग बड़ी, एजेंसियों की टाइमिंग बड़ी अद्भुत है। तब अब उसी टाइमिंग के हिसाब से ये अगर माना जाए कि जो सतपाल मलिक ने 2-3 बातें कही हैं, चाहे वो मेरे इंटरव्यू में, चाहे वो दूसरे मीडिया के साथ जो बातचीतें उनकी हुई हैं। एक, उन्होंने पुलवामा पे लापरवाही की बात की है। दूसरे, उन्होंने प्रधानमंत्री के करप्शन के मामले को लेकर कहा, हमारे इंटरव्यू में भी कहा कि भाई वो प्रधानमंत्री के लोग हैं। गोवा में करप्शन के मामले उठाए उन्होंने, माइनिंग में। उन्होंने ये कहा कि आरएसएस के लोग वाइस चांसलर बनाए जा रहे हैं, हर जगह नियुक्तियां हो रही हैं। ये सब बातें वो कर रहे हैं जो कि सरकार के लिए और व्यक्तिगत तौर पर नरेंद्र मोदी के लिए बहुत एम्बैरसिंग है। और उसके बाद उनको सीबीआई का नोटिस जाना, तो ये तो वही टाइमिंग है जो होती रही है। एक आखिरी बात मैं केवल ये कहूँगा कि हम लोग एक
हेडलाइन मैनेजमेंट के दौर से होकर गुजर रहे हैं, जहां किसी एक चीज को दबाने के लिए कुछ दूसरी हेडलाइन आती है, दूसरी हेडलाइन को दबाने के लिए कुछ तीसरा आता है। इसमें आप अतीक अहमद के हत्याकांड को भी जोड़ कर देख सकते हैं कि कैसे वो हत्या हुई और वो हेडलाइन में आ गया। उसके पहले कभी अडानी हेडलाइन पे, कभी सतपाल मलिक, कभी पुलवामा। ये हेडलाइन जो हम जंप कर रहे हैं, कभी ऐसा लगता है कि इसको कोई कंट्रोल करता है पीछे से, और अगर वो कंट्रोल करता है तो मुझे लग रहा है कि उसका डैशबोर्ड किसी और के हाथ में चला गया है, क्योंकि अतीक अहमद को हेडलाइन से बाहर करके और सीबीआई के द्वारा, यानी सरकारी तंत्र के ही द्वारा, सतपाल मलिक को वापस हेडलाइन में लाना, तो उससे मुझे लग रहा है कि उस डैशबोर्ड की हैकिंग हो गई। जी, हैकिंग हो गई है, बिल्कुल। और आजकल ये संभव भी है। बढ़े आगे और संजय जी आपके पास आना चाहता हूँ। संजय जी, किस रूप में देखा जाए, बहुत कुछ अभी, चूँकि ताज़ा तरीन पिछले इसी महीने 7 तारीख को इंटरव्यू डीवी लाइव के लिए ही प्रशांत टंडन जी ने किया था, उस पर हम लोग कई बार चर्चा कर चुके हैं, बहुत सारी बातें। लेकिन सत्यपाल मलिक जो हैं वो सुर्खियों में बने हुए हैं दिन भर। हालांकि जब गिरफ्तारी की बात आ रही थी तो तमाम चैनलों को पलट पलट के देख रहा था, उस समय सत्यपाल मलिक की एक भी खबर नहीं थी। खबर तब आई है जब दिल्ली पुलिस उत्तर दक्षिण के, या जो अभी थोड़ा और चेक करके बताता हूँ, आरके पुरम कह लें, वहाँ से जो खबर आई कि नहीं, गिरफ्तार नहीं किया गया है, तब ये खबर सुर्खियों में, या कहें तो टेलीविज़न चैनल्स और तमाम चैनलों पे आने लगी। लेकिन इसके साथ साथ जो बात प्रशांत टंडन जी कह रहे हैं कि डैशबोर्ड कहीं और है, कहीं और से कंट्रोल हो रहा है, और कुछ खबरें, हेडलाइंस जो हैं रोज़ बदली जा रही हैं, बनाई जा रही हैं, जिसमें कभी राहुल गांधी भी रहते हैं, कभी अतीक अहमद, तो बिल्कुल अतीक और अशरफ दोनों साथ साथ बने हुए हैं, लगातार बने हुए हैं, और बीच बीच में सत्यपाल मलिक भी आ जाते हैं। और क्या यही कारण ये भी देखा जाए कि बेंगलुरु में जब गृह मंत्री अमित शाह जी मीडिया से बात करते, आज तक से बात कर रहे थे, तो वहाँ पर भी कहते हैं कि सत्यपाल मलिक जब गवर्नर थे तब उन्होंने कोई ये सारे सवाल क्यों नहीं उठाए, अब सवाल उठाने का क्या मतलब है, ये बात वो कह रहे हैं। राहुल गांधी पे भी जो बात वो कह रहे थे गृह मंत्री जी अमित शाह जी, वो तो मैं बता ही चुका हूँ, आप लोग सुन चुके हैं। आपकी प्रतिक्रिया, क्या सचमुच कुछ चीज़ें जो हैं और जो हम लिख रहे हैं, बीजेपी का हिसाब गड़बड़ाया हुआ है? क्या लगता है अगर इन चीज़ों को एक साथ, अलग अलग तार को जोड़ा जाए, तो क्या नज़र आता है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ तो है? हाँ, बिल्कुल एकदम स्पष्ट है। और डैशबोर्ड कंट्रोल में तो नहीं है, किसी और के पास हो या ना हो, इनके कंट्रोल में नहीं है और इनकी प्लानिंग के अनुसार नहीं चल पा रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं 2-3 एग्जांपल से प्रूव कर देता हूँ। सबसे पहले तो यह कि बीजेपी को विपक्ष या विरोध बिल्कुल पसंद नहीं था, और बहुत मामूली स्तर का विरोध भी वो नहीं झेलते थे। और उसमें मुझे अगर सबसे पहले याद है, या सबसे इंपॉर्टेंट मामला मैं कहूँ, तो आकार पटेल की एक किताब है, मोदी साहब किस भाव पड़े, हिंदी में उसका यही होगा, उस किताब का जो नाम है वो हिंदी में यही होगा कि मोदी साहब किस भाव पड़े। तो उसमें कई सारे उदाहरण हैं, और उसमें नोटबंदी वगैरह का सबका जिक्र है कि मोदी साहब आए तो उन्होंने नोटबंदी कर दिया, नोटबंदी से क्या मिला, देश को क्या क्या नुकसान हुआ। ऐसे 50 एग्जाम्पल है, और बड़ी मोटी सी किताब है, बड़ी अच्छी किताब, बहुत दिलचस्प है। मैं कुछ किताबें इधर हाल फिलहाल आई हैं जिनको मैं 2 दिन में पढ़ गया पूरा। तो खैर, तो एक तो यह है कि इनको विरोध किसी का पसंद नहीं है, और इन्होंने आकार पटेल को विदेश नहीं जाने दिया। तो इनकी जो कार्रवाई है वो भले सख्ती थी, भले मनमानी थी, वो उसकी एक सीमा थी जहां पहुंच गए। और इसी का नतीजा हुआ कि राहुल गांधी को मोर्चा संभालना पड़ा, खुल कर आना पड़ा। मैंने पहले भी कहा है कि मेरा मानना है कि राहुल गांधी लड़ने के मूड में नहीं दिख रहे थे। राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनने की जल्दी में नहीं थे, और राहुल गांधी की ये यात्रा तक, जो पिछली यात्रा थी, भारत जोड़ो यात्रा तक, उन्होंने कहा है कि उनको प्रधानमंत्री नहीं बनना है। अभी भी उन्होंने नहीं कहा है, लेकिन अब लगता है कि वो लड़ रहे हैं और नरेंद्र मोदी का विरोध कर रहे हैं। वो एक तरह से, मैंने पहले भी कहा है कि वो उनकी मजबूरी थी कि ऐसी स्थिति बना दी गई थी कि कोई विरोध कर नहीं रहा था, कोई कर नहीं सकता था। तो राहुल गांधी ने विरोध किया, और एक तो मतलब कि
भ्रष्टाचार दूर करने की बात, खुद को ईमानदार के रूप में प्रस्तुत करना और एक दो हजार करोड़ नहीं 20,000 करोड़ रुपए का जवाब नहीं देना हद था, जिसपे कोई बोल नहीं रहा था, कोई बोल नहीं पा रहा था या बोलने से लोग डर रहे थे। आप उसको जैसे भी देखिए, तो राहुल गांधी ने मजबूरी में सही बोला, और बोला तो वो कितना बुरा लगा वो बहुत स्पष्ट है, दिखाई दे रहा है कि उसके लिए उनकी सदस्यता चली गई। सदस्यता जाए उसके लिए जो व्यवस्था की गई उससे क्लियर हो रहा है कि गुजरात की अदालतों में फैसले कैसे होते हैं। यही नहीं, उसकी रिपोर्टिंग कैसे होती है। जैसे एक खबर दो खबरें एक साथ आई, गुजरात की 2 अदालतों की खबरें थी। एक में था कि राहुल गांधी की सजा कम नहीं हुई, उनको कोई राहत नहीं मिली, और दूसरी थी कि नरोदा पटिया वाले मामले में 67 के 67 लोग बरी हो गए। तो पत्रकारिता का सामान्य नियम है, 2 खबर एक साथ एक जैसी है तो एक साथ छापा जाए। सिर्फ टेलीग्राफ ने दोनों खबरों को एक साथ छापा था, और जिसका इंट्रो ये था कि राहुल गांधी को कोई राहत नहीं मिली और नरोदा पटिया नरसंहार के लोग बरी हो गए। यही खबर है, यही खबर है। अगर अदालत में ऐसा फैसला हो रहा है, चाहे जिस कारण से हो रहा हो, तो फैसला जो हुआ वो तो हमारे सामने है, हम करने के लिए बैठे हैं। तो किसी अखबार ने वैसे रिपोर्ट नहीं किया जैसे किया जाना चाहिए था, या कोई भी सामान्य रिपोर्टर करता। तो अगर आप नहीं कर रहे हैं, चीजों को छिपा रहे हैं या मिसयूज कर रहे हैं अपनी पोजीशन या पावर को, तो वो कितने दिन चलेगा, वो सब अब खुल के दिखने लगा है जी। आज ही एक खबर है कि कर्नाटक में, जैसे पिछली बार हिमाचल प्रदेश में नरेंद्र मोदी ने किसी को फोन किया था जो नाराज चल रहा था और जिसने कहा था कि मुझे नड्डा साहब ने परेशान कर रखा है वगैरह वगैरह, उसका पूरा वीडियो वायरल हो गया था। उसी तरह से अभी नरेंद्र मोदी ने किसी को फोन किया कर्नाटक में, वो सज्जन है जिनको भ्रष्टाचार के मामले में मंत्रिमंडल से निकाल दिया गया था, 40% कमीशन का आरोप था वगैरह वगैरह। उनको इस बार शायद टिकट नहीं दिया गया और वो नाराज चल रहे हैं। उनको नरेंद्र मोदी ने फोन किया। वो खबर आज किसी अखबार में नहीं है, जबकि आज किसी अखबार में बड़ी लीड नहीं है। दिल्ली में कल गोली चली, दिल्ली के अखबार के लिए दिल्ली में गोली चली, वो लीड है, लेकिन इंडियन एक्सप्रेस ने उसको लीड नहीं बनाया है। हिंदुस्तान टाइम्स और टाइम्स ऑफ इंडिया ने बनाया, लेकिन इंडियन एक्सप्रेस ने उसको लीड नहीं बनाया। तो जब कोई खबर नहीं थी, इंडियन एक्सप्रेस ने पुंछ की घटना का फॉलोअप को लीड बनाया है, लेकिन जब कोई खबर नहीं थी तो ये खबर लीड हो सकती थी कि प्रधानमंत्री ने एक भ्रष्ट व्यक्ति को, जिसको खुद ही भ्रष्ट कहा था, जिसको पार्टी से पद से निकाला गया, उसको, और जिसको टिकट नहीं दिया गया है, उसको फोन करके मना रहे हैं। ये खबर नहीं है। तो बीजेपी की हालत का पता इससे चलता है कि प्रधानमंत्री को फोन करना पड़ रहा है एक विधायक को या एक व्यक्ति को जिसको टिकट, हाँ वो 5 बार के विधायक है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन भ्रष्टाचार के मामले का क्या हुआ? तो अगर भ्रष्टाचार के मामले में उनको निकाल दिया गया था तो उनसे बातचीत होनी नहीं चाहिए थी, टिकट नहीं दिया गया, बात नहीं चाहिए थी। लेकिन अगर बातचीत हो रही है तो ये खबर है और ये खबर नहीं छपी, तो इस तरह से कितने दिन चलेगा? और खबर नहीं छपी तो क्या हुआ, हम लोग चर्चा कर रहे हैं, पहले ये भी नहीं होता था। तो धीरे धीरे चीजें बाहर आ रही हैं, और मुझे लगता है जैसा प्रशांत जी ने कहा कि सही है कि अब मामला वैसे कंट्रोल में नहीं है। और राहुल गांधी ने बंगला खाली करके ये भी साबित किया, जैसे राहुल गांधी ने पहले वाले मामले को उठाया, अब बंगला खाली करके रूल ऑफ लॉ को उठाया कि भाई एक रूल ऑफ लॉ होता है, अगर वो मेंबर थे उनसे था, अगर वो मेंबर नहीं है उनको बंगला खाली करने का आदेश, उन्होंने खाली कर दिया। तो वो कानून का पालन कितना करते हैं और सरकार या सरकार के पक्ष में लोग कितना करते हैं, ये क्लियर हो गया और अंतर दिखाई दे रहा है। ये बहुत अच्छी बात है, लोगों को समझ में आना चाहिए कि बीजेपी कानून को कैसे लेती है। तो तमाम मामले, मतलब पुलिस हिरासत में हत्या हो जाना और फिर उसको डिफेंड किया जाना से लेकर के, और एक दिन कहा गया बंगला खाली कर देना, दोनों में बहुत अंतर है, वो दिखाई दे रहा है। तो मुझे लग रहा है कि ये लोग जितना मनमानी कर रहे थे, जितनी जबरदस्ती कर रहे थे, वो सब अब सामने आ रहा है। और राहुल गांधी जिस ढंग से काम कर रहे हैं उससे दिखाई दे रहा है कि अंतर कितना है, और वो अंतर कितना पॉजिटिव है, जनहित में कितना है। तो ये बहुत अच्छी बात है और बढ़िया चल रहा है। और मुझे लगता है, लेकिन जो कन्वे नहीं हो रहा है पब्लिक को, या जो एकदम जो ग्रास रूट वोटर है, इनके जो कट्टर वोटर है, जो कुछ सुनते ही नहीं है, जो समझते ही नहीं, उन तक कन्वे हो रहा है कि नहीं हो रहा है पता नहीं। लेकिन अगर ऐसे ही चलता रहा तो कन्वे होने लगेगा और लोगों के पास कोई विकल्प नहीं रहेगा, फिर चर्चा होने लगेगी। और जैसे ही आज मलिक साहब का आपने बताया कि पहले नहीं बात हो रही थी, लेकिन जब क्लियर हो गया तो फिर खबर बनी, तो इस तरह से धीरे धीरे खबर होने लगेगी। और मुझे लगता है कि बहुत अच्छा हो रहा है, और ये देर सवेर होना ही था, ये देर सवेर होना ही था जो हो रहा है।
जो खबर है वो बाहर आएगी, खबर चाहे जैसे भी आए। वही आप कह रहे हैं कि देर सवेर होना ही था। मलिक साहब की खबर नहीं आ रही थी कि वो गिरफ्तार हुए नहीं हुए, लेकिन जब पुलिस ने अपनी तरफ से बयान जारी किया तो उसके बाद से ये खबर आई। और उसके बाद से आप देख लीजिए कि मलिक साहब से मीडिया के तमाम मीडिया चैनलों ने उनसे जा कर के बाइट लेकर के और उनकी बात को इस ढंग से मतलब रखने की, जिस ढंग से भी रखने की कोशिश की हो, लेकिन मलिक साहब ने कहा कि सरकार मरवा भी सकती है। छोटी मोटी बात नहीं है। आना चाहता हूं श्रवण गर्ग साहब आपके पास और आपसे समझना चाहता हूं कि दो बातें यहां पैरेलल चल रही हैं। राहुल गांधी बंगला खाली कर रहे हैं, कई लोग इसी दिल्ली में हैं, आप भी अच्छी तरह से जानते हैं, अगर लिस्ट निकाली जाए तो लंबी फहरिस्त आ जाए, और जिनके पास एक नहीं कई बंगले भी हैं। और दूसरी तरफ राहुल गांधी बंगला खाली करके चाबी सौंपते हुए, और ये तस्वीर पूरी दुनिया में जा रही है, आजकल इंटरनेट का ज़माना है, तो ये कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ पैगाम तो दिया होगा। और इसके राजनीतिक पहलू क्या है, ज़रा ये आपसे समझना चाहता हूँ। दूसरी बात, सत्यपाल मलिक का लगातार सुर्खियों में बने रहना, और सत्यपाल मलिक साहब ये कह रहे हैं कि ये लड़ाई 2024 तक जाएगी, और साथ साथ एक बात वो लगातार दोहरा रहे हैं कि मेरे साथ इतने गांव के, इतने खाप पंचायतों के इतने लोग हैं। ये जो कहना, इसमें भी ये जो अभी बाइट दे रहे थे, इसमें भी आखिर में उन्होंने यही कहा है। कुछ एक शब्द उन्होंने बोला है, वो मैं समझ नहीं पाया, लेकिन यही कि जैसे कि धूल उड़ा देना या कुछ इस टाइप का शब्द उन्होंने इस्तेमाल किया है कि वो हो जाएगा अगर कुछ हुआ तो, यानी कि इतने लोग मेरे साथ हैं। क्या मायने निकाला जाए दोनों पे, राहुल गांधी का चाबी सौंपना और दूसरा सत्यपाल मलिक का कहना कि ये सरकार मरवा भी सकती है? देखिए राजीव जी, एक तो ये सरकार मरवा भी सकती है, मैं इस पर यकीन इसलिए नहीं करता हूं कि सत्यपाल मलिक को जिंदा रखना अब इस सरकार के जिंदा रहने के लिए जरूरी है। तो इसलिए ये बड़ा अतिशयोक्तिपूर्ण है कि सरकार मरवा भी सकती है। अब तो सरकार की ज्यादा जिम्मेदारी हो गई है कि सत्यपाल मलिक को हर प्रकार से जिंदा रखा जाए। तो ये कहने की बात है, उन्होंने कहा है, हमको सुनना चाहिए। देखिए, दोनों घटनाओं का संबंध नहीं है, राहुल का और सत्यपाल मलिक का। एक का मकान खाली करवाना और सत्यपाल मलिक, पर मैं आपको बताता हूं कि दोनों घटनाओं का संबंध किस तरह से है। एक का मकान खाली करवाया, 19 साल से वो आदमी रह रहा था वहां, देश के सबसे प्रतिष्ठित परिवार का है, जिसके परिवार के 2 लोगों ने अपनी शहादतें दी है। उसके पिता ने दी है और उसकी दादी ने दी है। और हमें पता है कि 1984 में राहुल गांधी की उम्र क्या थी, 14 साल की थी। तो एक को मकान से निकाल दिया। हमको अच्छा लगता कि अगर ऐसे मकानों से सबको निकाल देते, आडवाणी जी को भी निकाल देते, आजाद को भी निकाल देते, गोदी मीडिया के जितने पत्रकारों को मकान दिए हुए हैं भंडारा रोड के इलाके में और भी जगह, उनसे भी निकाल देते, उन्हें भी निकाल देते। जितनी रियायतें जमीनें दी गई वो भी छीन लेते। और एक पूर्व गवर्नर को, जो बिहार में, जम्मू कश्मीर में, गोवा में, मेघालय में गवर्नर रहा आपका, और जैसा कि अमित शाह जी ने खुद ने कहा है कि राजनाथ जी के समय वो वाइस प्रेसिडेंट रहे हैं पार्टी के, उस आदमी को एक कमरे का दिया गया है, या उसके पास एक कमरे का मकान है। प्रशांत टंडन जी होके आए उस मकान में, तो मैं कल्पना ही कर सकता हूं। और सिक्योरिटी के नाम के पास वो एक पीएस है, ये उन्होंने इंटरव्यू में बताया था। ये बताता है कि सरकार अगर दुश्मन हो जाए
अप्रजातांत्रिक हो जाए, विपक्ष के असहिष्णु हो जाए, प्रतिष्ठित परिवारों की भी उसको चिंता नहीं हो, तो देश के नागरिकों की जान की वो 2 कौड़ी भी चिंता नहीं करेगी। अगर इतने लोगों के प्रति उसके मन में, सरकार के मन में कोई सम्मान नहीं है, तो उसके प्रति भी कोई सम्मान नहीं है, जो कि हम गुजरात में हुई 17 घटनाओं में देख चुके हैं। और जिस तरह से लोगों को रिहा किया जा रहा है वहां, और बलात्कारियों के गलों में मालाएं पहनाई जा रही है सत्तारूढ़ दल के द्वारा, उससे हमें समझ में आता है कि इस देश के नागरिकों के प्रति इस सरकार के मन में या इस सरकार के पार्टी में सम्मान है। सत्यपाल मलिक जो हैं, वो एक, उनके यहां 36 खाप पंचायतों के लोग आए थे मिलने। उनके घर में जगह नहीं थी, तो वो पार्क में उनको खाना खिला रहे थे। तो वहां के जो रेजिडेंट एसोसिएशंस हैं, उन्होंने आपत्ति ली, शिकायत की, और फिर पुलिस ने हरकत में आकर कहा कि आप यहां नहीं कर सकते, और उसके बाद ये सब लोग थाने में गए। अब उसमें अलग अलग वर्जन है कि उनको गिरफ्तार किया या नहीं किया, वो एक अलग बात है। जिस इंटरव्यू का आपने जिक्र किया है मलिक साहब के, वो काफी सिग्निफिकेंट है। वो ये कह रहे हैं कि आप हमको डराइए, मारिए, धमकाइए, हम डरने वाले नहीं हैं। वो पूछा मारने के बारे में सवाल, तो उन्होंने कहा मार भी सकती है। ये अगर वायर के इंटरव्यू में अगर आप देखें तो उसमें भी ये कहा गया है। मैं उसको बाय नहीं करता हूं कि मार भी सकती है, क्योंकि मारना एक बहुत बड़ी बात है, इसलिए मारने की बात तो हम लोगों को अभी मानकर नहीं चलना चाहिए। देखिए, राहुल गांधी को अभी जो इन्होंने कहा है, अमित शाह ने, उनके अगर मैं सेंटेंस कहूं तो उसमें यह कह रहे हैं कि हमारे साथ छोड़ने के बाद उन्हें ये सब बातें क्यों याद आ रही हैं। इसका मतलब यह है कि भारतीय जनता पार्टी उन्हें अब अपने साथ नहीं मानती है। आप चाहे बहस में ये बात करें कि वो अभी भारतीय जनता पार्टी में हैं। राहुल गांधी और सत्यपाल मलिक का जुड़ना क्यों जरूरी है? दोनों के पास घर नहीं है, दोनों के पास सरकारी सुरक्षा नहीं है, दोनों सरकार के भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। राजीव जी, अदानी का मामला लोगों के दिलों को कम छूता है, पुलवामा लोगों की सांप के साथ हुआ है। अदानी का मामला एक वर्ग विशेष को जोड़ता है, जो शेल कंपनियों को जानता है कि शेल कंपनियां क्या होती है। इस देश की जनता सिर्फ बर्मा शेल को जानती है, वो भी खत्म हो गई है। वो शेल कंपनियों को नहीं जानती है, वो स्टॉक मार्केट को नहीं जानती है। अगर आप वायर में और टेलीग्राफ में
और कुछ अखबारों में इंटरव्यूज पढ़े उन सैनिकों के परिवारों के जिनकी जानें गई हैं, और उनके परिजन अब क्या कह रहे हैं उन इंटरव्यूज में, तो आप दंग रह जाएंगे। वो आश्चर्यचकित हैं। किसी का भाई, किसी का पिता, अगर आप पढ़ें वो इंटरव्यूज, अभी यहां टाइम नहीं है कि मैं उसमें क्या कहा है किसने मैं बताऊं, आपके रोंगटे खड़े कर देगा। केवल एक इंटरव्यू कहता हूं, एक में कहता है एक भाई उसका सोल्जर का कि मुझे तो सैनिकों की, दूसरे सैनिकों की चिंता है। ये जो 5 जवान अभी पुंछ में मारे गए उनको लेकर बहुत दबी जुबान में फारूक अब्दुल्ला ने कहा है कि इसमें हमसे चूक हुई है, हम सिक्योरिटी एपरेटस। वो ईद की नमाज के लिए जा रहे थे और उन्होंने उस समय ये बात कही। राहुल गांधी का और सत्यपाल मलिक का एक होना जरूरी है। दो 2024 तक इस लड़ाई को ले जाना जरूरी है। ये डैशबोर्ड तो रोज बदलता रहेगा और बदलेगा, कई कारणों से बदलेगा। हम जैसे हमारी बिरादरी के लोग ही बदलेंगे उस डैशबोर्ड को। जो वैकल्पिक मीडिया की बहस में कुछ कहते हैं और गोदी मीडिया की बहस में कुछ और कहते हैं, वो बदलेंगे। राइट। पर ये लड़ाई जो है वो बहुत ही अद्भुत लड़ाई के दौर में पहुंच गई है। इसलिए मेरा ऐसा मानना, क्योंकि आपके पास टाइम नहीं है, मैंने वैसे ही काफी टाइम ले लिया है, तो जी नहीं जी, आपने दोनों राहुल का और सत्यपाल का, मलिक का मामला उठाया, एक साथ जोड़ा है, तो मैंने कहा कि दोनों में कोई संबंध तो नहीं है, पर उस संबंध का कायम होना अब देश के हित में और देश की आजादी, प्रजातंत्र के लिए और 2024 की लड़ाई के लिए अब बहुत जरूरी हो गया। जी, बहुत बहुत महत्वपूर्ण बात आप यहाँ कह रहे हैं। दो अलग अलग दिशा में अलग अलग बयानबाजियाँ, अलग अलग काम, राहुल गांधी और उधर सत्यपाल मलिक, लेकिन दोनों का एक मंच पे आना क्यों ज़रूरी है ये बता रहे थे अभी गर्ग साहब, और बहुत ही महत्वपूर्ण बातें यहाँ रख रहे हैं। और ये भी कि अदानी का मामला कहाँ तक जा सकता है, पुलवामा का मामला कहाँ तक पहुँचा हुआ है ऑलरेडी। और जो इंटरव्यू की बात आप कर रहे थे, चाहे वायर में चाहे टेलीग्राफ में, उस इंटरव्यू के कुछ हिस्से को मैं पढ़ा हूं और सचमुच रोंगटे खड़े करने वाले वो इंटरव्यू। और इन तमाम जवानों के परिवारों से ज़रूर मिल कर के और ऐसे इंटरव्यूज़ मैं तो कहूँगा हमारे यहाँ भी लोग करें और करवाने की कोशिश करूंगा। हमारे साथ जुड़ गए हैं अजय शुक्ला जी। अजय जी, बहुत नज़दीक से आप देख रहे हैं कांग्रेस, आपका स्वागत करता हूं। और कांग्रेस में जो कुछ चल रहा है और साथ साथ सत्यपाल मलिक जी पैरेलल चल रहे हैं, यही हम चर्चा कर रहे हैं यहाँ भी। और इन दोनों के पैरेलल तीसरा जो पार्ट जो हम लिख रहे हैं कि बीजेपी का हिसाब गड़बड़ा गया है, कैसे गड़बड़ाया है वो भी हम यहाँ रख रहे हैं। ईश्वरप्पा को मोदी जी फ़ोन करते हैं। इससे पहले आप याद कीजिए कि उन्होंने, अभी चर्चा हो भी रही थी, संजय जी बता रहे थे कि उन्होंने हिमाचल प्रदेश के परमार साहब को फ़ोन किया था। परमार साहब खुद हारे और उसके अलावा बीजेपी का कैंडिडेट भी हारा और कांग्रेस वहाँ जीती थी उस सीट पे। ईश्वरप्पा साहब जब बात कर रहे हैं, वो विजुअल है, कांग्रेस ने उस विजुअल को शेयर किया है, उस बाइट को। जब वो बात हो रही है तो परिवार के सदस्य भी हैं जो सुन रहे हैं, ये स्पीकर ऑन किए हुए हैं और कह रहे हैं मोदी जी इसलिए प्रशंसा कर रहे हैं इनकी, ईश्वरप्पा साहब की, कि तुम्हारी इसलिए प्रशंसा कर रहा हूँ, तुमको इसलिए फ़ोन कर रहा हूँ क्योंकि तुम कहीं और नहीं गए हो, टिकट न मिलने वाले कहीं और चले गए हैं, तुम नहीं गए हो, इसलिए तुम्हारी मैं प्रशंसा करता हूँ। अब बात यहाँ सवाल ये आता है कि वहीं पर अमित शाह डेरा डाले हुए हैं, बयानबाजियाँ चल रही हैं,
ये सब कुछ कर्नाटक, एक पिक्चर, एक फ्रेम है कर्नाटक का, और दो और भी अलग अलग कैरेक्टर्स हैं। एक हैं दिल्ली में, दोनों दिल्ली में ही हैं। एक जो आज बंगला खाली कर चुके ईद के दिन, अक्षय तृतीया के दिन, जब घर पे लोग रहते हैं, आज वो बेघर हो गए। और दूसरा है जिनके पास एक छोटा सा घर है, पहले माले पे वो प्रशांत टंडन जी जाकर के इंटरव्यू लेके देशबंधु डीबी लाइव के लिए आए ही हैं और देख चुके हैं कि कितना छोटा सा घर है। और उनके यहाँ कुछ उनके दोस्त यार आते हैं, दोस्त यार ही कहूँगा इसलिए क्योंकि वो कहते हैं कि ये सब हमारे साथी हैं। वो जब आते हैं, खाप पंचायतों के प्रमुख आते हैं तो उनको खिलाने के लिए लेके जाते हैं पार्क में, क्योंकि घर में जगह नहीं है। तो RWA को बहुत परेशानी होती है। और फिर इसके बाद की कहानी आप सबके बीच में है। और फिर उसके बाद इस बात को और एलोबरेट कर रहे थे और दोनों को क्यों जोड़ना चाहिए वो बता रहे थे श्रवण गर्ग साहब। अब यहाँ से आगे कहानी बढ़ाना चाहता हूँ, आपके ज़रिए समझना चाहता हूँ कि राहुल गांधी का बंगला खाली करना, सियासी जो बंगले की जो लड़ाई है इसी लुटियंस जोन में, इसी दिल्ली में, वो लड़ाई कहाँ तक आगे बढ़ेगी? क्या ये भी एक इशू बनेगा? राहुल गांधी का मुद्दा नहीं, मुद्दा और भी कई हैं जिसके बारे में बात कर रहे थे श्रवण गर्ग साहब। न सिर्फ पॉलिटिशियंस, पत्रकार भी हैं। खाली करवाना तो सबकी खाली करवाओ, फिर राहुल गांधी ही क्यों? और दूसरी तरफ जो बात कह रहे हैं सत्यपाल मलिक साहब, और उसमें भी पुलवामा को, भ्रष्टाचार को कह रहे हैं कि मोदी जी को भ्रष्टाचार से तकलीफ नहीं है। ये बात गोवा के संदर्भ में उन्होंने हमारे इंटरव्यू में बोला है, उसके बाद वायर के इंटरव्यू में बोला है, कई सारे इंटरव्यूज में कई जगह बातें हुई हैं। राम माधव का जिक्र, जिस पे हम लोग नोटिस पा चुके हैं। आपकी प्रतिक्रिया? मैं इस पे एक चीज कहूंगा कि इसके पहले प्रियंका गांधी का बंगला खाली कराया गया था, आपको याद होगा। और आपको पता है प्रियंका गांधी के बंगले में कौन रह रहा है इस समय, किसको अलर्ट है? अमित मालविया। अमित मालविया क्या सांसद है, क्या MLA है, क्या है? सिर्फ नरेंद्र मोदी या भाजपा की कहेंगे जो ट्रोल आर्मी है उसके प्रमुख है, या फेक आर्मी के प्रमुख है। तो आप इससे समझ सकते हैं, या नफरत फैलाने वाली टीम के मुखिया है। तो जो भी आप समझे, तो साहब उनको ये बंगला दिया गया, वो किसी संवैधानिक पद पर नहीं। और ऐसे एक सिर्फ अमित मालविया नहीं, ऐसे बहुत सारे। क्या लालकृष्ण आडवाणी 2019 से सांसद हैं कहीं, या मुरली मनोहर जोशी कहीं सांसद है? तो वो किसी न संवैधानिक पद पर है, न कहीं पर और है, न किसी सदन के सदस्य है, लेकिन उन्हें बंगला है। एंटी टेररिस्ट फ्रंट का जो एक बनाया हुआ है, पहले जिन दिनों में वो बनाया गया था उन दिनों वो कांग्रेस पार्टी के युवा के अध्यक्ष होते थे, बिट्टा को क्यों घर है, बंगला मिला हुआ है? क्योंकि वो बीच बीच में राहुल गांधी वाला पूरा चलाते हैं। तो इस तरीके से बहुत सारी है, मैं एक एक करके गिनाऊंगा तो बहुत समय ले जाऊंगा। मैं उदाहरण के लिए चंद नाम गिना रहा हूं। तो ये वो लोग हैं जो कहीं से भी किसी भी तरह से अधिकृत नहीं है, तो उनको बंगला क्यों? कहीं तो आप ये कहते हो इनको इसलिए बंगला दिया गया क्योंकि इनको जेड प्लस सिक्योरिटी दी गई है और इस कारण से जेड प्लस सिक्योरिटी का और कहीं वो नहीं हो सकता है, इसलिए सरकारी बंगला दिया है। तो हुजूर, राहुल गांधी तो इस देश के वो व्यक्ति हैं जो SPG सुरक्षा में थे चंद महीनों और पहले तक। अब उनकी आपने कम कर दी, ठीक है, कोई बात नहीं। राहुल गांधी रेगुलर तमाम सारे खतरों में रहते हैं। और ये हिंदुस्तान में सिंगल एक परिवार पर यह कहा जाए जिस पर सबसे ज्यादा खतरा है इस देश में, तो वो परिवार तो गांधी परिवार है। उसमें कहीं किसी को भी मुझे नहीं लगता है कि कहीं पर कोई संशय होगा। तो यदि उस परिवार की आप ये बात करते हैं तो फिर आप उससे छीनते हैं, ये दर्शाता है कि आप वास्तव में वो घर नहीं छीनते हैं, आप अपनी उसके जरिए अपनी कुंठा मिटाते हैं, यह आपकी कुंठित मानसिकता का परिचय है। तो सबसे बड़ी बात ये, ठीक है, राहुल गांधी ने तो कह दिया हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, उनकी पार्टी के तमाम सारे लोगों ने कह दिया मेरा घर राहुल का घर, तो साहब ये उन्होंने कर दिया, चलिए कोई बात नहीं, उससे कोई लाभ मिले ना मिले, लेकिन कम से कम हर व्यक्ति जान रहा है कि आज राहुल गांधी से घर क्यों छीना गया।
उस कुंठा के कारण उन्हें बेघर किया गया, जो कुंठा नरेंद्र मोदी के दिल में है और भारतीय जनता पार्टी के दिल में है। और वो इसलिए है, वो अयोग्यता के कारण नहीं है, वो इसलिए है क्योंकि वो उनके हितों पे, जो उनके निजी हित है, स्वार्थ के हित है, जो देश के हित नहीं है, उन पर हमला करते हैं। वो उनके उन वित्त पोषकों पर हमला करते हैं, वो अदानी अंबानी को घेर देते हैं, वो पूंजीपतियों के उस साम्राज्य को घेर देते हैं जो इस देश के 140 करोड़ लोगों को लूटते हैं। तो अब आपसे 140 करोड़ से ज्यादा लोगों को जो लूटते हैं, उनके लिए राहुल गांधी को बेघर किया जाता है, उनके लिए राहुल गांधी को डिस्क्वालीफाई किया जाता है। राहुल गांधी का कोई ऐसा करते नहीं। तो पहली बात ये हो, सतपाल मलिक पर हमला क्यों होता है? क्योंकि सतपाल मलिक भी उसी तरीके से उनके उसी आधार पर हमला करते हैं जो उनके मालिकों को चुभता है। तो साहब, जब पार्टी के वित्त पोषकों के हित पर हमला होगा तो चुभता है, और उनकी उस साजिश पर हमला होता है। वो साजिश जो साजिश करके इस देश के तमाम उन गरीब घरों से आने वाले, बहुत लोअर मिडिल क्लास के घरों से आने वाले बच्चे ही सेना में जाकर के सैनिक बनते हैं और वो देश के लिए जान देते हैं, उनके मन में जज्बा होता है। उस जज्बे के लोगों को आपने किया है, किसी मां से उसका बेटा छीना है, किसी बहन से भाई छीना है, और किसी मां से और पिता से उनसे आपने छीना है। किसी परिवार का एक ऐसा सदस्य छीना है जो परिवार का पोषण करता है, किसी का पति छीना है। तो आप इससे समझ सकते हैं ये सिंपल नहीं है। और आपने देश के बेटों को छीना है, क्योंकि देश का जवान देश का बेटा होता है। तो ऐसी स्थिति में निश्चित रूप से उसका एक प्रभाव पड़ना तय है। और आपने जब अनुच्छेद 370 हटवाया था या हटाया था या साजिश करी थी, जो भी है वो संवैधानिक स्थितियों को लेकर के है। तो उस स्थिति में आप देखिए, आपने यह कहा कि आप बहुत बड़ा प्रहार कर रहे हैं, आप देश को एक देश एक विधान एक वो बताते हैं, लेकिन इस देश में कहीं पर एक देश एक विधान नहीं है। आप नॉर्थ ईस्ट में चले जाएंगे, वहां पर दूसरा है। जम्मू, आप हिमाचल चले जाएंगे, वहां दूसरा है। उत्तराखंड में है। तो साहब, सभी जगह कोई ना कोई एक उपबंध है, एक विशेष व्यवस्था है। तो ऐसी स्थिति में जम्मू कश्मीर कोई पाकिस्तान नहीं था, वहां पर हिंदुस्तान का ही कानून लागू था, हिंदुस्तान की सुप्रीम कोर्ट वहां पर वो करती थी, हिंदुस्तान का ही संसद उस पर वो करती थी, वहां के सदस्य हिंदुस्तान के संसद के सदस्य होते थे, भारत सरकार वहां का गवर्नर तय करती थी। तो हुजूर, कहानियां तो आप मत बताएं। आपने भ्रष्टाचार के लिए अपने चंद पूंजीपतियों को, और मलिक साहब ने वो एक्सपोज कर दिया कि अपने चहेते पूंजीपतियों को स्थापित करवाने की आप कोशिश कर रहे थे, उसका दबाव डाला जा रहा था और उसके लिए कराया जा रहा। तो आपके चैनल पर भी और उस पर मैंने देखा जिस तरीके से प्रशांत जी का वो इंटरव्यू, बड़ा बेहतरीन इंटरव्यू। और मैं कहता हूं कि मतलब ये एक प्रकार से हिंदुस्तान के लिए एक बड़ा आई ओपनर था। लेकिन कितनी आंखें खुलेंगी कितनी नहीं खुलेंगी मैं नहीं जानता हूं, लेकिन इतना जरूर जानता हूं कि जैसा कह रहे थे गर्ग साहब, तो गर्ग साहब की बात से मैं पूरी तरह सहमत हूं कि इसको जब पुलवामा वाला अटैक का होता है और सारी चीजें होती तो एक अलग तरह से संदेश जाता है, और वो जा रहा है। और उसके बाद में लगातार हमारे सैनिक मर रहे हैं। 2014 से लेकर के अब तक जितने हमारे सैनिक शहीद हुए, उतने सैनिक तो इतिहास में नहीं शहीद हुए शांति काल। तो आप ये समझिए, तो मरवाने का रिकॉर्ड तो भाई आपके ही समय में बना है। तो हुजूर, आप मरवाते हैं, आपके लोग अपना ही विमान मार के गिरा देते हैं और फिर कहते हैं कि पाकिस्तान ने मार दिया या ये हो गया या वो हो गया, कहानी बताते हैं। फिर कहानी दूसरी आती है, आप कहते हैं बालाकोट का आपने स्ट्राइक कर दी और क्या होती है, सैटेलाइट पिक्चर से आता है आप कौवा मारा है। तो हुजूर,
मैं नहीं कहता हूं, लेकिन मुझे तकलीफ होती है आप सेना का गलत इस्तेमाल करते हैं। हमारे देश की सेना का शौर्य बहुत ऊंचा, लेकिन इस तरह की आप हरकतें करके हमारी सेना का मान गिराते हैं। हमारी सेना के लोगों को चीन के लोगों ने निर्मम हत्या कर दी, पीट पीट कर 20 सैनिकों को मार डाला। हमारे यहां घुस आए, इतना कब्जा कर लिया 2000 वर्ग किलोमीटर की जमीन, और आप कहते हैं ना कोई घुसा है, ना कोई घुसाया है, ना कोई ये है ना वो है। आप समझिए इससे ज्यादा शर्मनाक स्थिति क्या हो सकती है। वो आके हमारी सीमा पे अपने गांव बसा रहे हैं, डोकलाम में सड़क बना ली, दूसरी पूरी ऊपर बन रही है, रोड इन बिल्ड योजना पे काम हो रहा है। तो ये सब देखिए आप जिस तरह हो रहा है। उसके बाद हमारा व्यापार, प्रचार करते हैं हमारे वाणिज्य मंत्री कि हमारा व्यापार अमेरिका से इतना बढ़ गया, लेकिन छिपाते हैं कि हमारा व्यापार घाटा कितना बढ़ गया, छिपाते हैं कि चीन के साथ में हमारा कितना ऐतिहासिक रूप से व्यापार बढ़ चुका है और व्यापार घाटा एक हाइट पर है। तो आप समझिए जब यह स्थिति हो तो देश के लिए इससे ज्यादा गर्व की स्थिति क्या हो। हर चीज में उनको लाभ दिया जा रहा है और हमारी जेब से निकाला जा रहा है, खींचा जा रहा है, लूटा जा रहा है, कहीं हाउस टैक्स के नाम पे, कहीं जीएसटी के नाम पे, कहीं किसी और टैक्स के नाम पे, कहीं सेस के नाम पे। तो आप समझिए कहीं हमारे कुकिंग गैस पे, कहीं पेट्रोल पे, कहीं डीजल पे, कहीं किसी चीज पे, पानी पे। आप कल्पना करिए पानी पे जीएसटी लग रहा है। आप कल्पना करिए दवाओं पे, ऐसी दवाओं पे जीएसटी लग रहा है जिन पे सोचा नहीं जा सकता था। आप नमक पे भी जीएसटी लगने लगा है, जो नमक कर के खिलाफ गांधी जी ने इतना बड़ा आंदोलन किया था। रोटी पे टैक्स लगने लगा है, जो कहा जाता था रोटी, कपड़ा और मकान 3 चीजें हमारा हक है। और कांग्रेस के समय में एक होता था कि हाँ साहब यदि आप अपना मकान बनाते हैं और उसके लिए लोन लेते हैं तो आपको एक सब्सिडी दी जाएगी जो हेल्प करेगी आपको होम लोन। आज स्थितियां क्या है? तो आपको हर तरह से लूटा जा रहा है, और जब लूट करके यह शासन, यह साम्राज्य खड़ा किया जा रहा हो तो ऐसी स्थिति में सतपाल मलिक जैसा व्यक्ति यदि बोलता है, सच बोलता है, तो उसे सीबीआई का भी नोटिस आएगा, पुलिस भी परेशान करेगी। और हुजूर ये जान लीजिए वहां की जो रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन है उसका जो प्रेसिडेंट है वो भी भाजपा का है। इसलिए जानबूझ के ये किया गया। अरे भाई हमारे आपके यहाँ घर के बगल में कोई आता है, वहां पे करे, वहां पे जिस जगह कोने में कर रहे थे वहां तो किसी को डिस्टर्बेंस भी नहीं था। जिस समय कर रहे थे उस समय कोई सैर का भी टाइम नहीं था कि कहने आप जो है वॉक कर रहे थे। उस समय तो वास्तव में दोपहर का वक्त है, किसी को डिस्टर्बेंस नहीं था। लेकिन जबरदस्ती आपको ये करना है, इसके लिए तो अब आप कल्पना करिए जब आपको जबरदस्ती ही करनी है तो कुछ भी करते रहिए, सत्ता है, आप उसको एंजॉय कीजिए। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अमलेंदु उपाध्याय जी, किस रूप में देखा जाए, अब जरा उधर कर्नाटक की तरफ बढ़ें, और हालांकि सुर्खियां अभी बनी रहेंगी, राहुल गांधी भी सुर्खियों में रहेंगे और सत्यपाल मलिक भी रहेंगे, और रहना भी चाहिए, जैसा श्रवण गर्ग साहब कह रहे थे। ये और बहुत बेहतर होगा कि ये दोनों अगर एक साथ अपनी लड़ाई को, अपनी मुहिम को आगे बढ़ाएं तो इससे बेहतर और क्या हो सकता है। एक के पास जो पूंजीपति हैं अदानी खासकर, उनके खिलाफ इतना गंभीर आरोप वो लगा रहे हैं, और दूसरी तरफ पुलवामा का मामला लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। बहुत सारी बातें इंटरव्यू में वो कह ही चुके हैं, सत्यपाल मलिक की बात मैं कर रहा हूँ। दोनों एक साथ एक मंच पे आ जाएं तो इससे बेहतर और क्या होगा। देश की राजनीति और देश के खासकर लोकतंत्र के लिए ये बात तो जायज़ भी है, चाहे सरकार किसी की भी हो। मैं बीजेपी या कांग्रेस की बात नहीं कर रहा, बात लोकतंत्र की। लेकिन जब लोकतंत्र की बात है तो उधर वो अमित शाह साहब कह रहे हैं कि पता नहीं राहुल गांधी के कौन सलाहकार हैं जो ऐसी सी बातें कहने के लिए उनको मजबूर कर देते हैं या ऐसी सलाह दे देते हैं। राहुल गांधी लेकिन आज भी कह रहे हैं कि मैं सत्य के साथ अडिग हूँ और वही सच बोलना नहीं छोड़ूंगा। यानी कि आज भी वो जो बयान उनका था, कोलार में बयान उन्होंने जो दिया था मोदी सरनेम पे, उस बयान पे आज भी अडिग हैं, ये माना जाए। और अगर ये मानते हैं तो क्या ये लड़ाई और आगे खींचने वाली है? किस रूप में इसको देखा जाए, अमलेंदु उपाध्याय जी? निश्चित तौर पर राजीव जी, मुझे लगता है लड़ाई और लंबी खिंचेगी, और जितना अमित शाह जी इस तरीके की बातें करेंगे तो उतना ही मोदी जी के साथ वो अन्याय करते चले जाएंगे।
क्योंकि जब बार बार ये बात आएगी तो हर कोई ये पूछेगा कि राहुल गांधी ने कहा क्या था। अब जब वो बाइट सुनाई जाएगी राहुल गांधी ने कहा क्या था, तो राहुल गांधी ने कहा था कि पैसे लेके भाग गया कौन, वो नीरव मोदी, पैसे लेके भाग गया कौन, ललित मोदी, मेहुल चोकसी, ये सारे चोर है, यही तो कहा राहुल गांधी ने। तो भारतीय जनता पार्टी अगर इनके साथ खड़ी है, नीरव मोदी, मेहुल चोकसी और ललित मोदी के साथ में, तो अमित शाह खुल के कहे कि हम उनके साथ में खड़े हुए। और अमित शाह जी जो है वो इनको सबको ओबीसी मानते हैं, जैसा वो कह रहे थे कि हमने नहीं कहा था ओबीसी के खिलाफ राहुल गांधी बोले। तो ओबीसी के ठेकेदार अगर मेहुल चोकसी, नीरव मोदी और ललित मोदी है, तो अमित शाह जी खुल के कहे दिक्कत क्या है, रोका किसने है, डर क्यों लगता है अमित शाह जी को? भाई मोदी जी प्रधानमंत्री है, मोदी जी प्रधानमंत्री रहते हो, अमित शाह जी को डरने की कोई आवश्यकता ही नहीं है, खुल के कहे सारी बात जो भी कहना है। तो राजीव जी ये मुझे लगता है कि दिक्कत जो है वो अमित शाह जी जो है वो खुद पैदा कर रहे हैं मोदी जी के लिए कुल मिलाकर के। तो अब ये कर्नाटक में इसका असर होगा या नहीं होगा, बहुत अलग का मसला है। कर्नाटक के चूंकि मुद्दे दूसरे हैं और वहां चूंकि 40% सरकार की बातचीत चल रही है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुलकर के जो 40% के जो आरोपी है मंत्री जी रहे उनको खुलकर फोन करते हैं और उनकी तारीफ करते हैं, बधाई देते हैं उनको, तो इसका मतलब प्रधानमंत्री जाहिर सी बात है कि 40% कमीशन खोरी के साथ मिलकर खड़े हुए हैं, उन्हें कोई दिक्कत नहीं है। प्रधानमंत्री को संदेश तो यही जाएगा, खड़े कि नहीं खड़े वो अलग का मसला है, और वो आरोप कितने सही है गलत है वो अलग का मसला है। लेकिन चूंकि जब तक कि उसकी कोई जांच नहीं हो जाती तो तब तक आरोप तो आरोप है, वो तो आरोप लग रहे हैं अभी तक, तो आरोप तो हटे नहीं है। तो मुझे लगता है प्रधानमंत्री को खुले तौर पे ईश्वरप्पा को फोन करने से बचना चाहिए था। ज्यादा होता कहीं चुपचाप बुला लेते कोने में और पीठ पे हाथ रख देते, अमित शाह जी को ही भेज देते कि जाओ तुम जाकर थैंक यू बोल दो ईश्वरप्पा जी को। लेकिन अब ईश्वरप्पा जी को फोन करना भी जो है वहां कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी को मदद कर पाएगा नहीं कर पाएगा, ये तो आने वाला समय बताएगा। राजीव 13 बजे को सब चीजें स्पष्ट हो जाएगी। लेकिन एक बात तय है राजीव जी कि शेर है, शायद निदा फाजली का है या डॉक्टर बशीर बद्र का है, ध्यान नहीं आ रहा है, कि घर में मिलेंगे उतने ही छोटे कद के लोग, दरवाजे जिस मकान के जितने बुलंद है। तो ये दुनिया की जो सबसे बड़ी पार्टी है इसके अंदर सारे जो है छोटे मन के लोग भरे हुए, ये मकान खाली कराने की राजनीति कर रहे हैं। अरे जो बेघर लोग हैं क्रांतियां उन्होंने नहीं करी है भाई, ये क्यों नहीं समझ रहे हैं? ये बेघर लोग जो है जिनको आप बेघर कर रहे हैं कि आपको बेघर कर देंगे, सड़क पर ला देंगे, क्योंकि अब ये बेघर है, ये पैदल है, ये सड़क पे है। और सड़कें जब बोलती हैं तो सत्ताएं धराशायी हो जाती हैं, समझना चाहिए। लेकिन दिक्कत ये है कि जो सत्ता पे काबिज होते हैं उनको एक गुरूर रहता है कि वो सत्ता पे काबिज है और दुनिया जो है उनकी मुट्ठी में है। तो दुनिया मुट्ठी में करने की जो राजनीतिक चीजें हैं वो मुझे लगता है कि वो इनके लिए खतरनाक साबित होंगी। अब राहुल गांधी और सतपाल मलिक का जो कनेक्शन जो घनसार ने जोड़ा था उसका आप एक तरीके से और देख सकते हैं राजीव जी, और मैं उसी बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाता हूं। राहुल गांधी शुरू से कहते रहे कि ये हम दो हमारे दो की सरकार है, तो जो हम दो हमारे दो में से एक को तो राहुल गांधी ने बेनकाब किया संसद में खड़े होकर के, और दूसरे जो थे उनको सत्यपाल मलिक ने कर दिया, बीमा कंपनी उनकी थी। तो यानी कि राहुल गांधी और सत्यपाल मलिक बोल भले अलग अलग रहे हों, लेकिन जो हम तो हमारे दो की सरकार है उसको दोनों जो है वो जनता के सामने जो तरीके से काया निर्वस्त्र कर रहे हैं। तब ये सरकार किस तरीके से उस पर काम करती है कि अपने वस्त्र किस तरीके से बचाती है जनता के सामने, ये तो देखना होगा कि ये किस तरीके से उनकी जो रणनीतिकार है भारतीय जनता पार्टी की वो इस पर काम करते हैं, वो देखना होगा। लेकिन मुझे लगता है कि आप कुछ भी कर लीजिए, कुछ भी रणनीति बना लीजिए, लेकिन अब चीजें जनता के बीच जब जाना शुरू हो गई हैं तो भारतीय जनता पार्टी के लिए मुसीबतें बढ़ती ही जाएंगी। और जैसा कि सतपाल मलिक कह रहे हैं कि देखिए, सतपाल मलिक ने एक चीज कही, उन्होंने कहा कि लड़ाई 2024 तक चलेगी। यानी कि सतपाल मलिक ये मान के चल रहे हैं कि 2024 में इस लड़ाई का अंत होना है। और ये लड़ाई का अंत कब होगा? ये लड़ाई का अंत तब होगा जब भारतीय जनता पार्टी सरकार से विदा होगी। तो इसका मतलब सतपाल मलिक ये मान चुके हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के भूतपूर्व राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, भारतीय जनता पार्टी ने जिनको 4 स्टेट का गवर्नर बनाया, आज भी भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता हैं। और शायद सीनियरिटी में मुझे लगता है कि मोदी जी से भी ज्यादा सीनियर होंगे, अमित शाह से ज्यादा सीनियर रहेंगे। तो भारतीय जनता पार्टी के नेता जो है वो कह रहे हैं कि लड़ाई 2024 तक चलेगी, और ये मान के चल रहे हैं कि इस लड़ाई का अंत जो है 2024 में भारतीय जनता पार्टी की सत्ता से रुखसती के साथ होगा राजीव जी। तो अब ये क्या होगा क्या नहीं होगा तो जनता को तय करना है। बहुत सी चीजें जो है और भी चीजें तय होती हैं, लेकिन लड़ाई दिलचस्प होगी। 2024 तक मुझे लगता है कि लड़ाई जो है सड़कों पे होगी, और सड़कें जब बोलना शुरू करेंगी तो सड़कों से निपटना जो है आसान नहीं होता है। जी हाँ जी।
जी जी, सुनील शुक्ला जी, बहुत सारी बातें हो गई, अब जल्दी जल्दी हम लोग अब समेटने की तरफ बढ़ते हैं और एक एक कमेंट आप सबके बीच। सबसे पहले सत्यपाल मलिक पे आप अभी कह भी रहे थे कि उनका इंटरव्यू लिया, उनके रिपोर्टिंग के दरमियान आप काफ़ी नज़दीक से जानते हैं उनको। सत्यपाल मलिक जो बातें कह रहे हैं, और ऐसा लगता है कि बहुत सारी बातें उनके पास अभी हैं। जब भी आप देखिए तो कुछ वो प्रशांत टंडन जी भी इंटरव्यू ले रहे थे, तो उस इंटरव्यू में भी कि कुछ और बोलना चाहते हैं। और ये बात गर्ग साहब ने शायद पिछले शनिवार को ही जब चर्चा हो रही थी तो ये बात ये रख रहे थे उस समय कि कुछ और है जो कहना चाहते हैं मलिक साहब, यानी कि मलिक साहब का इंटरव्यू और लिया जाए या कुछ खोला जाए तो बहुत कुछ उनके पास है जो बोलना चाहते हैं। आप चूंकि बहुत नज़दीक से जानते हैं, इसलिए आपसे समझना चाहता हूं क्या कुछ आप जानते हैं सत्यपाल मलिक के बारे में, क्योंकि 2024 की बात हो रही है और वो खुल के बोल रहे हैं कि ये लड़ाई 2024 तक जाएगी। क्या माना जाए सुनील जी? सबसे बड़ी चीज यह है कि राहुल गांधी और सत्यपाल मलिक की एक विशेषता यह है कि जो वह पिछले कई सालों से कह रहे हैं वह लगातार कह रहे हैं। उन्होंने पुलवामा के मामले में यह पहली बार बात नहीं कही है, इस घटना के समय ही मुद्दों को उन्होंने उठाया था और अखबारों में खबर छपी थी बाकायदे, जिसमें उन्होंने ये कहा था कि इन सैनिकों को, अर्धसैनिक बलों को ले जाने के लिए जो प्रक्रिया अपनाई गई उसमें लापरवाही हुई है और इस तरह की लापरवाही कहीं से भी क्षम्य नहीं है। और इसकी जानकारी उन्होंने केंद्र सरकार को दिया था। नई बात कर उन्होंने ये कही कि जब उन्होंने प्रधानमंत्री से बात कही तो प्रधानमंत्री जी ने कहा कि आप इस मामले पर चुप रहिए, लेकिन उस पूरे घटनाक्रम में उन्होंने कहीं इस बात को उस समय से वो लगातार कहते चले आ रहे हैं। यह है कि उस 2019 के दौरान यह बात सुनी नहीं गई क्योंकि एकदम राष्ट्रीयता का मुद्दा बड़े उफान पे था। उसी तरह से जो बीमा वाले भ्रष्टाचार की बात भी उस दौरान उन्होंने कही थी, उसमें भी उन्होंने आरएसएस के नेता के ऊपर आरोप लगाए थे कि मेरे ऊपर यह दबाव था कि उस फाइल के निस्तारण के लिए। तो इन दोनों नेताओं ने, राहुल गांधी ने भी जो सरकार के ऊपर हमले किए, सरकार के ऊपर हमलों को कभी राहुल गांधी ने ढीला नहीं किया, अपने मुद्दों को कम नहीं किया, बल्कि उन मुद्दों पे और चीजें उसका वैल्यू एडिशन करते गए और उसको उन्होंने गंभीर बना दिया। परिणाम यह हुआ कि सरकार के विश्वसनीयता के ऊपर जो एक लोगों को में संदेह पैदा होने का क्रम शुरू हुआ वो लगातार बढ़ता चला गया। यह सरकार जो अपने आप को यह मान के चल रही थी कि इसका कोई विकल्प नहीं है, यह सत्तारूढ़ दल जो यह मान के चल रहा था कि यह पराजय है, इसका पूरा का पूरा ढांचा बिखरता हुआ नजर आया। आज स्थिति यह है कर्नाटक में कि जिस नेता को आपने पार्टी से निकाल दिया, जिस नेता को आपने सरकार से निकाल दिया था, उससे बात करने के लिए आप मजबूर हो रहे हैं। पूरी की पूरी केंद्र की सरकार वहां डेरा डाले हुए है कर्नाटक, और कोई भी नारा आपका चल नहीं रहा है वहां। कहीं सरकार की उपलब्धियों के बारे में कुछ भी आप कहने की स्थिति में नहीं है, और जो विपक्ष है वो लगातार आपके ऊपर आक्रामक है। गोया कि जो राष्ट्रीयता का नारा था, जो राष्ट्रवाद का नारा था, जो हिंदुत्व का नारा था, इन सभी नारों पर विपक्ष के लोगों ने सवाल खड़े किए और आम लोगों ने उसको ध्यान से सुना, और जहां कहीं भी यह बात कही जा रही है लोग उनको सुनने के लिए सामने आ रहे हैं। किसानों का, खाप पंचायतों का मलिक साहब के पक्ष में इतनी बड़ी संख्या में पक्ष में आना यह सामान्य बात नहीं है। किसान मोर्चा के लोगों ने, संयुक्त किसान मोर्चा के लोग मलिक साहब के साथ आए और उन्होंने अपना समर्थन व्यक्त किया। सवाल केवल यह है कि जो ताना बाना भारतीय जनता पार्टी ने बनाने की कोशिश की थी 2019 के बाद से और 2024 के चुनाव के पहले भी, वो सब बिखर गया, और इनमें इन दोनों नेताओं की बड़ी भूमिका है। इसलिए राहुल गांधी ने जो अपना मकान खाली करने का एक बड़प्पन दिखाया है, ये लोगों को बहुत आकर्षित करेगा। सही बात है, प्रसाद जी ने जो कई बात कही कि मकान को बनाए रखने के लिए लोग क्या क्या नहीं कर दे रहे हैं। सरकार के स्तुति गान से लेकर के अदालतों के शरण तक जाने में और तमाम तरह की कहानियां बनाने में, और इसके विरोध में राहुल गांधी ने सम्मानपूर्वक चाबी सौंप दी और सार्वजनिक रूप से पब्लिक डोमेन में चाबी सौंप दिया
राज्य संपत्ति विभाग के लोगों को या लोकसभा सचिवालय के लोगों को। तो एक बड़ा आदर्श कायम किया है और यह मुझे लगता है कि तमाम लोगों को यह बात अच्छी लगेगी। तमाम लोगों को लगेगा कि कम से कम नैतिकता के साथ राजनीति करने वाले लोग हैं। सरकार के साथ जूझने वाले लोग अपने स्वार्थों के लिए सरकार की आलोचना को बंद नहीं करेंगे। सरकार के खिलाफ जो उनका संघर्ष चल रहा है वो अपने छोटे मोटे स्वार्थों के लिए उन संघर्षों को रोकेंगे नहीं। गोया कि लोकतंत्र में आस्था रखने वाले लोग नाउम्मीद नहीं होंगे, क्योंकि ऐसे नेता बचे हुए हैं जो अपने संघर्ष को लगातार जारी रखने के लिए तमाम तरह की सुविधाओं का सामना करने के बावजूद वो अपने संघर्ष को लगातार बनाए रखने के लिए कृत संकल्प है। ये बहुत बड़ी घटना है। ये सामान्य माने मुझे अपने स्मृतियों में नहीं याद आ रहा है कि किसी नेता ने इस तरीके से अपना मकान जो है सक्रिय राजनीति में रहते हुए अपना मकान सौंप दिया। एक से बड़े बड़े लोग हैं, लेकिन ये राहुल गांधी ने एक आदर्श दिखाया लोगों के सामने। तो मुझे लगता है कि सतपाल मलिक और राहुल गांधी दोनों ने सरकार के खिलाफ जो हमले, आलोचना और असहमति का एक अभियान शुरू किया हुआ है, ये और गति पकड़ेगा। और जो लोग इस सरकार से संतुष्ट हैं, सरकार के कार्यक्रमों से संतुष्ट हैं, वो उनके साथ खड़े नजर आएंगे। मलिक साहब चुप रहने वाले लोगों में से नहीं है। जो जिस बात को लेकर के उनके मन में अगर कोई धारणा है तो उसको स्पष्ट रूप से कहने वाले लोगों में से। और मुझे लगता है कि बात अभी आगे तक जाएगी। 2024 का चुनाव भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत महंगा साबित होगा। जी 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 संजय जी, देखिए भ्रष्टाचार की बात हो रही है। राहुल गांधी भी भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे हैं मोदी जी पे, और खासकर मोदी और अदानी की जब बात आती है तो कहीं ना कहीं वहाँ भ्रष्टाचार की बात होती ही है। इधर चाहे पुलवामा का मामला हो या और भी दूसरे जो 300 करोड़ रुपए के डील का मामला हो या और भी बहुत सारी बातों में ये सत्यपाल मलिक भी भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी भ्रष्टाचार के मुद्दे को आगे बढ़ा रहे हैं। किस रूप में इसको देखा जाए, क्योंकि सब तरफ भ्रष्टाचार की बात हो रही है और कोई पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है, सत्ताधीश भी और सत्ता पे जो नहीं है वो भी। अनम्यूट कर लीजिए। पता चल गया। ठीक है। प्रधानमंत्री जिस भ्रष्टाचार को दूर करने की या जिस भ्रष्टाचार की बात कर रहे थे, तो वो मैंने ये कि अभी रॉबर्ट वाड्रा के केस पे मैंने 2014 से पहले के भ्रष्टाचार कहां गए, वैसा तो कोई मामला, उस मामले में ना किसी पे कार्रवाई हुई, ना कार्रवाई चल रही है, ना उसकी चर्चा है। तो 2014 से पहले भ्रष्टाचार के जो मामले थे उनमें एक रॉबर्ट वाड्रा का भी केस था, और अभी 2-4 दिन पहले केस खबर आई थी कि हरियाणा सरकार ने मना कर दिया कि उसमें कुछ मामला ही नहीं है। तो प्रधानमंत्री के भ्रष्टाचार के जो मामले थे वो ऐसे ही थे, मतलब वो चाहे उसमें 2G को कहिए या रॉबर्ट वाड्रा को कहिए या कांग्रेस आई के भ्रष्टाचार को कहिए, कोई साबित नहीं हुआ, कोई भी नहीं है। दूसरी तरफ अडानी का मामला है जिसपे बोलती बंद है, और 20,000 करोड़ की बात नहीं हो रही है, 100 करोड़ पे परेशान है। और मेरा कहना है कि जो व्यवस्था है, जो सरकार ने व्यवस्था की है, कैश हैंडल नहीं होगा, सेल कंपनी बंद कर दी गई है, रिश्वत भारत में दिया ही नहीं जा सकता है, वगैरह वगैरह। तो 100 करोड़ जो ये आम आदमी पार्टी वाला है और चुनाव लड़ने के लिए पैसे चाहिए ही, तो 100 करोड़ तो हो सकता है अडानी के 20,000 करोड़ में ही हो, तो उसको भी चेक करना चाहिए। तो उस ढंग से तो चेक नहीं कर रहे। तो इनका भ्रष्टाचार हवाई है, और राहुल गांधी जो बोल रहे हैं उसमें दम है, वो तो साबित हो गया है। कुल मिलाकर के बीजेपी अपनी ही चाल में ऐसे फंस गई है कि उनके लिए संभालना मुश्किल हो गया है, जिसको हैंडल नहीं कर पा रहे हैं, और हो कुछ और रहा है, कर कुछ आ रहा है। अभी तक इन लोगों ने पेंट किया था कि कोई विकल्प ही नहीं है, अब एक नहीं 2 विकल्प आ गए। राहुल गांधी तो है ही है, सत्यपाल मलिक भी सामने खड़े हैं। तो और राहुल गांधी के बोलने का असर ये हुआ कि सत्यपाल मलिक भी बोले, और सत्यपाल मलिक के बोलने का असर ये हुआ कि इन दोनों लोगों के बोलने का, या बीजेपी फंसी ऐसे कि मुकदमे का सहारा लेना पड़ा, और मुकदमे का सहारा लेने का असर ये हुआ कि गुजरात में फैसले कैसे आते हैं वो सार्वजनिक हो रहा है। आज ही खबर छपी है कि गोधरा वाले कांड में 8 लोगों को सुप्रीम कोर्ट ने बरी कर दिया। गोधरा कांड, अगर नरोदा पटिया का फैसला तो अब आ रहा है, और गोधरा कांड पे फैसला हाईकोर्ट का 17 में आ चुका था, सुप्रीम कोर्ट में वो मामला लंबित है, और सुप्रीम कोर्ट ने उनको बेल दे दिया इसलिए कि अभी उस पर सुनवाई होने के आसार नहीं है। तो अगर जो गोधरा मतलब जो ट्रेन में आग लगाई गई थी उसमें सिर्फ मुस्लिम अभियुक्त हैं, सबको जमानत मिल गई है,
तो जहां मुस्लिम अभियुक्त है वहां जमानत मिल गई, और जहां मुसलमानों को मारा गया और अभियुक्त हिंदू है वो सब बरी हो गए। ये तो फैसले में दिखाई दे रहा है, और दोनों फैसले सामने हैं। और जांच किसने किया? उसी गुजरात पुलिस ने। गोधरा वाले में ट्रेन जलाने वाले मामले में गुजरात पुलिस ने ही जांच की, और नर्मदा पटिया मामले में गुजरात पुलिस ने ही जांच की। तो वहां सब अभियुक्त बरी हो गए, और यहाँ सभी अभियुक्तों को फांसी हो गई या उम्र कैद की सजा हो गई, लेकिन उसको सुप्रीम कोर्ट तक सुना नहीं जा सका, और सुप्रीम कोर्ट ने उनको जमानत दे दी। तो ये गुजरात में कैसे फैसले हुए हैं। अच्छा, उसके बाद उनको हायर कोर्ट में चैलेंज करने की बात है। नर्मदा पटिया वाले केस में जो पीड़ित हैं उन लोगों ने कहा है कि अगर सरकार नहीं जाएगी तो हम जाएंगे हायर कोर्ट में। मतलब सरकार हायर कोर्ट में जाती भी नहीं है, और बीजेपी गवर्नमेंट का पुराना रिकॉर्ड है कि अपना समझौता कास्ट में नहीं जाएंगे हम हायर कोर्ट में। ये राजनाथ सिंह जब होम मिनिस्टर थे तो उन्होंने पहले ही कह दिया था कि जरूरत नहीं है जाने की, क्योंकि वो बरी हो गए और मामला तो कुछ है नहीं उन लोगों के अनुसार। तो जो फैसले अभी तक हुए हैं वो राहुल गांधी वाले फैसले के साथ कंपेयर करिए तो बड़े क्लियर दिखाई दे रहा है कि फैसले कैसे होते रहे हैं, कैसे हो रहे हैं। एक ही पुलिस का इन्वेस्टिगेशन है। जब मुसलमान अभियुक्त होता है तो उसको सजा हो जाती है, हाईकोर्ट में अपील भी सुनवाई हो जाती है, और जब हिंदू अभियुक्त है, मुसलमानों को मारा गया है, तो सब बरी हो जाते हैं, और फैसला अभी हाईकोर्ट में नहीं पहुंचा है, और चैलेंज नहीं किया जाएगा या किया जाएगा कि नहीं वो सरकार ने अभी तक नहीं कहा है। तो ये हालत है, और ये सब खुल के सामने आ रहा है, और इसको कंट्रोल नहीं कर सकते ये लोग। तो ये सबसे मतलब बीजेपी के लिए ये बहुत खराब स्थिति है, बहुत कमजोर स्थिति है, और ये ऐसा है कि इसको आप संभाल नहीं सकते, अब नहीं संभाल सकते। और सब लोग जब बोलने लगे हैं, सब लोग बोलेंगे, तो कुछ दिन बाद ये भी होगा कि अखबारों में खबरें भी छपने लगेंगी। अखबार वाले भी कितने दिन तक बेशर्मी करेंगे, और जब उन्हें ये डर हो जाएगा कि बीजेपी शायद हार जाएगी तो वो तुरंत रंग बदलेंगे। जितनी गोदी मीडिया है तुरंत गोदी बदल लेंगे। तो ये सब होने वाला है, और मामला दिलचस्प होने वाला है। मुझे लगता है कि अगले कुछ दिन इंटरेस्टिंग होंगे, और हम लोगों के लिए बातचीत करने के लिए मसाला पर्याप्त रहेगा। राजीव जी। जी 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 गर्ग साहब, आपसे समझना चाहता हूं, क्या कर्नाटक चुनाव से पहले जहां की बहुत परिस्थिति बहुत अच्छी पॉजिटिव वो उसमें दिखाई नहीं दे रही है, नहीं कहा जा रहा है बीजेपी के लिए, मुद्दों की कमी हो गई है बीजेपी के पास, ये माना जाए कि, या ये माना जाए कि कई ढेर सारे ऐसे मुद्दे पहले आ गए जो मोदी जी या बीजेपी के अगेंस्ट हैं, जिसके कारण बीजेपी ज़बरदस्त वहाँ घिर गई है, और अब अलग अलग तरह से किसी भी तरह से बचाने की कोशिश हो रही है चुनाव को। किस रूप में कर्नाटक के चुनाव को आप देखते हैं, और इसका जो आगे अगर कर्नाटक चुनाव में बीजेपी नहीं जीत पाती है तब क्या कुछ आप देखते हैं? राजीव जी, आज की जो स्थिति है उसके हिसाब से तो भारतीय जनता पार्टी हार रही है। जितने इनकी पार्टी से जुड़े लोगों के जो सर्वेक्षण हैं वो भी इनको हरा रहे हैं। मतलब जो लोग इनके लिए सर्वेक्षण करते थे और वो देश पे थोपते रहे हैं, वो भी हरा रहे हैं। कर्नाटक में राजीव जी ये पिछला चुनाव भी हार गए थे। अगर आप को पता हो तो 105 सीटें आई थी, बिल्कुल, और है ना 288 में, और इसलिए ये तो हार गए थे। ये तो अगर ये कोलिशन फेल नहीं होता, येदियुरप्पा तो विश्वास का मत प्राप्त ही नहीं कर पाया, इस्तीफा दिया, और फिर जेडीएस और कांग्रेस की सरकार आई, और फिर इन्होंने डिफेक्शन करके सरकार बनाई, और वो जो डिफेक्टर्स थे उनको अधिकांश लोगों को फिर से टिकट दिया। तो कर्नाटक तो ये हार चुके हैं अगर ईमानदारी से चुनाव होते हैं तो, क्योंकि किसी ने कल्पना नहीं की थी कि गुजरात में 156 सीटें आएंगी। इतनी बड़ी एंटी इनकम्बेंसी के बावजूद पिछली बार 99 आए और इस बार 156 आए, तो आप सोचिए कि कोई चमत्कार जरूर हुआ था। खैर, अपन अब अभी कुछ इस बारे में बोलना ठीक नहीं जी। जो मुझे लगता है राजीव जी, वो ये लगता है कि अभी संघर्ष ये है कि कितनी कम से कम सीटें भारतीय जनता पार्टी को आएंगी, जो कि भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत आघात का काम करेंगी। मतलब यह है कि अगर भाजपा को 100 से कम सीटें आती है,
जैसा कि दिख रहा है, यानी सिद्धारमैया और डीके शिव कुमार तो कह रहे हैं 40 सीटों के बारे में कह रहे हैं। कर्नाटक का चुनाव निश्चित रूप से इतना ज्यादा डिमोरलाइजिंग होगा इस हुकूमत के लिए, हालांकि उसमें राहुल गांधी का कोई मतलब मकान का कोई रोल कम होगा और अतीक अहमद का भी नहीं होगा और सत्यपाल मलिक का भी नहीं होगा, क्योंकि वो बड़ा लोकल इश्यू हो गया है और वहाँ नंदिनी और अमूल का मामला काफी वैसे ही बड़ा हो गया है, तो इसलिए, और वहाँ की लोकल पॉलिटिक्स जो है वो बहुत अलग है, तो वो मैं उस पर अभी यहाँ टाइम नहीं है हम कर्नाटक का। देखिए, मैं आपकी जो डिबेट से भटकना नहीं चाहता हूं, मैं केवल एक सेंटेंस बोलना चाहता हूं। राहुल गांधी को इस सरकार का आभार मानना चाहिए और आपको भी मानना चाहिए राजीव जी, और ये हम लोग जो डिबेट कर रहे हैं उनको भी मानना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो डिबेट नहीं कर पाते। बिल्कुल। अगर ये सरकार उनसे कहती राहुल गांधी से कि नहीं महाराज आप तो रहो, आपको जितना रहना है, हम कुछ और फर्नीचर आपको पहुंचा देते हैं और आपकी लड़ाई जब तक है कोर्ट से अदालत से तब तक आप अच्छे से रहिए, हम आपको नहीं निकाल रहे हैं। और अडवाणी जी को भी नहीं निकाला, गुलाम नबी को भी नहीं निकाला, अमित मालविया जी को हमने मकान दे दिया, प्रियंका गांधी का, आप भी रहिए। तो आप सोचिए कि इस देश में सरकार के प्रति कितनी सहानुभूति प्रकट पैदा हो जाती है राहुल गांधी के मामले में। लोग कहते अरे ये सरकार इतनी उदार है कि राहुल को सजा हो गई, कानूनन मकान खाली करना चाहिए, उसके बावजूद सरकार कह रही है हाथ जोड़कर कि आप रहिए। और आप अगर इसका कॉमर्शियल रेट भी किराया देना पड़े तो आप उसकी चिंता मत कीजिए। और सतपाल मलिक को 1 पीएस के बजाय 10 पीएस दे देते, सुरक्षा दे देते और बहुत बड़ा बंगला दे देते, और उनको बुला के बात करते, आप बताइए आपका क्या करना है। मैं कह रहा हूं कि ये जो दोनों घटनाएं हुई हैं ये देश के हित में हुई है, और विनाश काले विपरीत बुद्धि, अगर ये घटनाएं नहीं हुआ होती तो प्रशांत टंडन जी क्यों तो जाते इंटरव्यू लेने, और क्यों प्रशांत जी के बाद वायर वाले इंटरव्यू करते, और क्यों आप इतने बहस करते कि देखिए कैसे ताला चाबी और उसका वीडियो दिखाते आप राहुल गांधी का। बिल्कुल। ये सरकार अगर बुद्धिमान होती, इसके सलाहकार अगर बुद्धिमान होते तो इस पूरी बाजी को उलट सकते थे। ये राजनीतिक मूर्खता की पराकाष्ठा है। तो इसलिए मैं, जो आपने कहा इन दोनों घटनाओं के बारे में एक टिप्पणी करने को छोटी सी, तो मैं बस इतनी सी टिप्पणी करना चाहता हूं। जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत शुक्रिया, बहुत सटीक टिप्पणी की। अगर राहुल गांधी आज जो कुछ भी है, और भारत जोड़ो यात्रा के बाद राहुल गांधी सुर्खियों में अगर बने हुए हैं, भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी अपनी मेहनत से सुर्खियों में थे, लेकिन उसके बाद जो सुर्खियां हैं वो कहीं ना कहीं उसमें योगदान मोदी सरकार का है। जरा जल्दी जल्दी दो हमारे साथी प्रशांत टंडन जी और अजय शुक्ला जी, एक मिनट आप लोग प्लीज अपनी बात जरूर रखिए और इस कार्यक्रम को खत्म करूं। पहले प्रशांत टंडन जी। प्रशांत जी, क्या भ्रष्टाचार और अब ये मुद्दा, जैसे गर्ग साहब कह रहे हैं कि अब मुद्दा जो है ये दोनों पैरेलल चलेगा, राहुल गांधी भी चलेंगे और सतपाल मलिक भी चलेंगे? श्रवण जी ने तो अंतिम वाक्य कह दिया और उनकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि सरकार जो है वो बहुत ही बढ़िया बिल्कुल दर्शनीय सेल्फ गोल मार रही है। लेकिन मैं बहुत संक्षेप में, क्योंकि जो मैंने बात शुरू की थी जहाँ से कि हेडलाइन मैनेजमेंट, और अगर आप देखिए कि 1-1.5 साल पहले तक बीजेपी
यह सरकार कुछ हरकत करती थी और बाकी लोग जवाब देते थे। अब उसका उल्टा हो गया है। पिछले 1-1.5 साल से बीजेपी जवाब दे रही है और हरकत कहीं और से हो रही है। दूसरा, एक होता है वन वे वॉल कि एक तरफ तो पानी या हवा चली जाती, दूसरी तरफ से वो नहीं आती। तो वो वन वे वॉल है हमारे मलिक साहब। मलिक साहब पे अगर सरकार हमला करती है तो उससे कांग्रेस और विपक्ष का कुछ नहीं बिगड़ता है। वो मलिक साहब वर्सेस कांग्रेस है और मलिक साहब और प्रमुख होते हैं बोलने को, लेकिन मलिक साहब जो बोलते हैं उससे सरकार को, बीजेपी को नुकसान होता है। ये वन वे वॉल है। तो इसमें कांग्रेस बड़े आराम से स्टेडियम में बैठकर पवेलियन में मजा ले रही खेल का। अब 2-4 बुलेट पॉइंट्स में बताता हूं कि जो हेडलाइन मैनेजमेंट हो रहा था वो क्या था, क्या क्या चीजें आई पिछले कुछ, जिसमें कि सरकार और बीजेपी डिफेंसिव दिखाई दी और जवाब दे रही। बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री, अडानी, सतपाल मलिक का इंटरव्यू, कास्ट सेंसस, अतीक अहमद का जो 40 सेकंड का वीडियो है, उसमें हवा आप जो भी बना रहे, लेकिन वो 40 सेकंड का वीडियो बहुत परेशान करेगा आने वाले समय तक। डिग्री का सवाल प्रधानमंत्री मोदी के। अब मैं कुछ आने वाली हेडलाइन के संकेत देता हूं। बहुत सी बातें राजीव जी आप जानते हैं कि मैं केवल एनालिसिस नहीं करता हूं और सूत्रों के हिसाब से भी कुछ बातें करता हूं कभी कभी। मैं कह रहा हूं कि डिग्री एक बार फिर हेडलाइन बनाएगी। डिग्री वो कब बनाएगी, कैसे बनाएगी अलग बात है, लेकिन डिग्री हेडलाइन बनाएगी। एक हेडलाइन महाराष्ट्र बनाने वाली है। सतपाल मलिक के पास एक और अभी हथियार है। हमारे इंटरव्यू में बता चुके हैं, वो किताब लिख रहे हैं। कश्मीर के कार्यकाल पे ही किताब लिख रहे हैं। वो किताब 1-2 महीने में आ जाएगी। एक डॉक्यूमेंट्री बीबीसी की तरीके की एक और आने वाली किसी अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में। अमेरिका के राजदूत एरिक गारसिटी भारत आ चुके हैं। G20, बहुत सारी नई हेडलाइन भी यहां से निकलेंगी और सुप्रीम कोर्ट भी 2-3 बड़ी हेडलाइन देगा और 1-2 हेडलाइन डीवी लाइव भी देगा। तो ये हेडलाइन का सफर है 2024 तक का। जी राजीव जी, हेडलाइन एक अभी दे रहा हूँ कि डीवी लाइव नंबर 1 हो गया है आज की तारीख में। अभी भी एक रैंकिंग जो है हर महीने जो आती है, उस रैंकिंग के हिसाब से 5,97,00,000 व्यूज के साथ मार्च महीने में डीवी लाइव हिंदुस्तान के पॉलिटिकल कमेंटेटर्स के बीच नंबर 1 चैनल बन गया है। तो ये हेडलाइन है। आप लोगों को बहुत शुभकामनाएं। आप लोग साथ जुड़ते हैं और आप लोगों की मेहनत की बदौलत जो है डीवी लाइव अभी उस मुकाम पे पहुंचा है। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। और तमाम साथी, आप लोगों को भी ईद का दिन है और अक्षय तृतीया भी है, परशुराम जी की जयंती भी है और ऐसे दिन में एक खुशखबरी ये भी, तो ये हमारे लिए गर्व का विषय है, गर्व की बात है। आना चाहता हूँ क्लोजिंग कमेंट के लिए आपके पास अजय शुक्ला जी। बहुत कुछ आप सुन रहे थे, बहुत मंद मंद मुस्कुरा भी रहे हैं और जो कुछ चल रहा है बहुत नज़दीक से आप देख रहे हैं। कांग्रेस के अंदर खाने में क्या कुछ चल रहा है ये भी आप देख रहे हैं। लेकिन क्या आपको लगता है अब ड्राइविंग सीट पे आ गए हैं राहुल गांधी? स्वाभाविक सी बात है। मैं इसको एक चीज बताऊं कि राहुल गांधी ने आज जो बंगला खाली किया उसको कांग्रेस पार्टी के ट्विटर हैंडल से और उसकी एक फोटो शेयर की गई, वीडियो शेयर किया गया, जिसमें राहुल गांधी वहां के जितने कर्मचारी थे जो अब बेचारे बेघर इस दृष्टिकोण से हो जाएंगे कि उनको वहां रहने के लिए भी सर्वेंट क्वार्टर में मिल जा रहा था और उनको नौकरी भी मिल जा रही थी। अब उनकी एक प्रकार से उनके लिए की बेरोजगारी वाली स्थिति भी आ जाएगी। लेकिन जब राहुल गांधी उन सबसे मिल रहे थे और हाथ मिला रहे थे, अमित मालवीय जिनके बारे में मैंने पहले अभी जिक्र किया, वो उस वीडियो को और उसमें कहीं से वो करके दिखाते हैं, कहते हैं राहुल गांधी ने हाथ मिलाया और पता नहीं उन्हें कैसे दिख रहा है, मुझे नहीं दिखा। देखिएगा
कि वो राहुल गांधी अपना हाथ पोष ले। पता नहीं, मुझे नहीं समझ में आता है। इससे यह एक बात समझ में आती है कि आपने शायद वो वीडियो इतना ना देखा हो, प्रशांत जी ने ना देखा हो, संजय जी ने ना देखा हो, सुनील भाई साहब ने ना देखा हो, या किसी उपाध्याय जी ने ना देखा, तो इस तरीके से किसी ने ना देखा हो। लेकिन अमित मालविया उसको कितना माइन्यूटली देखता है कि उसमें जहां कहीं मैं उसको 7 बार देखा, 7 बार भी जो हमें हल्का समझ में आया, जैसे किसी से हाथ मिला के जो चलते हैं तो हाथ जो लग बड़ा अजब हैरान हुआ, और उसको गोला लगा के बता के किस तरह बता रहे हैं, और 7 बार में मैं देख पाया। आप कल्पना करिए, ये इनके फ्रस्ट्रेशन की स्थिति है, और जब ये फ्रस्ट्रेशन की स्थिति हो तो इसका मतलब है कि राहुल गांधी ने इनके दिमाग में घर बना लिया है, और वो जो ड्राइविंग सीट की से ज्यादा ऊपर जब आप विरोधी के दिमाग में घर बना लेते हैं तो मतलब है उसे आपने सबसे बड़ी डिफीट दे दी। इससे बड़ी और डिफीट कुछ नहीं हो सकती। तो आप ये मान के चलिए कि राहुल गांधी आज की डेट में हिंदुस्तान के वो लीडर, नरेंद्र मोदी की पहचान इसलिए है क्योंकि वो हिंदुस्तान जैसे एक बड़े देश के प्रधानमंत्री, यदि वो प्रधानमंत्री नहीं होते तो उनकी औकात कुछ नहीं। लेकिन राहुल गांधी कुछ नहीं है, डिस्क्वालिफाइड सांसद है, और उसके बाद में इतने बड़े हैं कि उनके लिए नरेंद्र मोदी की सबसे जिस पर ज्यादा खर्चा किया जाता है उस टीम का मुखिया भी इतना परेशान होता है, इतना देखता है, और उनके तमाम सारे मंत्री, तमाम सारे सांसद, तमाम सारे अन्य पदाधिकारी इसी तरह की चीजें शेयर करते हैं। इससे आप समझिए कि राहुल गांधी आज उनके लिए कितनी बड़ी समस्या है, यह इस बात का सबसे बड़ा संदेश है। जी बिल्कुल, ये समस्या बिल्कुल सही बात है कि राहुल गांधी के इर्द गिर्द राजनीति पिछले 6-8 महीनों से चल ही रही है, देख ही रहे हैं, वहीं घूम रही है। जैसा कह रहा था मैं कि पहले राहुल गांधी सड़कों पे पैदल थे, अपनी मेहनत से सुर्खियों में थे, और उसके बाद से मोदी सरकार उनको सुर्खियों में बनाई हुई है। राहुल गांधी हालांकि वहाँ भी मेहनत कर रहे हैं, जा रहे हैं, भाषण दे रहे हैं इंग्लैंड में, वहाँ भी कुछ बातें, बहुत महत्वपूर्ण बातें कर ही रहे हैं। लेकिन इस बीच जो एक इम्पॉर्टेंट बात प्रशांत टंडन जी कह रहे थे कि बहुत सारी सुर्खियाँ अभी बनने वाली हैं, बहुत कुछ अभी ब्रेकिंग न्यूज आने वाले हैं। तो ब्रेकिंग न्यूज़ का इंतज़ार कीजिए, बहुत सारे वीडियोस बीच बीच में आते रहते हैं। अभी 2-3 दिनों से मधुकेश्वर का वीडियो आ रहा है, हालांकि उन्होंने कॉपीराइट का उस पर क्लेम भी किया है कि आम आदमी पार्टी ने कैसे उस वीडियो को जारी कर दिया, लेकिन बहुत कुछ चलता रहेगा। इस बीच जल्दी ही एक विस्फोटक इंटरव्यू लेकर प्रशांत टंडन जी आ रहे हैं, उसको भी आप लोग देखिएगा। आप सब जुड़े, बहुत अच्छा लगा। सुनील शुक्ला जी, अजय जी, संजय जी, प्रशांत टंडन जी, अमलेंदु उपाध्याय जी, और साथ में जुड़े थे श्रवण गर्ग साहब। आप सबको बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। आप तमाम साथ